हेलो बच्चों, आ रही है मेरी आवाज? एम आई ऑडिबल? हेलो आर एस, नमस्ते बेटा। हेलो आर यू, नमस्ते बच्चा। कैसे हो आप सब? आज तो बहुत मजे में होगे। रीजन बताओ क्यों? आज तो बहुत खुश होगे सब। कोई रीजन? आज की तारीख, आज की इवेंट्स में क्यों खुशी होनी चाहिए? कोई रीजन बच्चों? आज की खुशी का राज क्या है? किस बात पे आज खुशी मनाई गई होगी पूरे भारत में? जल्दी से बताएं फटाफट। हाय केडी, हेलो एच ए, हाय एस ए, हाय एस जी। आई डोंट नो बट आई कांट सी इट। पीछे जाके आगे आ जाओ। हेलो एफ एम, हेलो पी एन, हेलो बी ए। गम का दिन है एच ए। अरे गम मनाना छोड़ो बेटा, खुशियां मनाओ। तो आज इंडिया ने कमबैक मारा, और जिस तरह से सिडनी में दे परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल, आई वाज रियली हैप्पी। खैर मैं इतना क्रिकेट देखने का टाइम नहीं है, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया, हाँ मतलब केई, आई थिंक, हाँ केई केई ने सही पकड़ा। आर एस नहीं, अभी बर्थडे तो आज नहीं है, आएगा, बहुत ही महान दिन आता है, बट खैर वो भी बात की बात है। यस पीएन, तो टेस्ट मैच जो था वो ऑब्वियसली इंडिया को हारना था। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक है, और इंडिया में तो अब इंजर्ड प्लेयर ज़्यादा हैं और खेलने वाले प्लेयर कम हैं। बट फिर भी बच्चों, उन्होंने जिस तरह से फाइट किया, मतलब दैट वाज सो कमेंडेबल। सोच के देखो, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में इंडिया ने पूरे दिन खेला, 90 से ज़्यादा ओवर खेले, एंड दे डिड लूज ओनली 3 विकेट्स। मतलब सोच के देखो कितना बड़ा इवेंट है ये ना। तो मुझे बहुत मज़ा आया। बट ये डेफिनेटली, मतलब पता है क्या होता है, जैसे इंडिया की टीम के साथ, क्रिकेट टीम के साथ एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन आप भी देखना, आप बड़े हो गए ना आप देखते देखते। तो जब बच्चों कुछ ऐसा इवेंट होता है ना इंडियन क्रिकेट टीम के साथ, जिसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगी हुई न्यूज़ आती है, किसी को कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, इस तरह से जब इवेंट्स होते हैं, देन दे रियली गेट देयर एक्ट टुगेदर, और बहुत शानदार खेलती है इंडियन क्रिकेट टीम, है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से एक्सपेक्टेशन थी। नमस्ते आर यू। ठीक है, तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया आज बहुत अच्छा खेलेगी, और वो खेली। तो कहीं ना कहीं बच्चों, वो जो है ना, वो जो जज्बा है, वो जो एफर्ट लगाया है इंडिया ने, उससे आपको भी इंस्पिरेशन लेना चाहिए। आपको भी अज्यूम करना चाहिए कि यू हैव नेवर टू लूज, है ना। मतलब कभी आप मन से मत हारो। ठीक है, कभी मन से ये मत सोचो कि आप हार गए हो। यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, लुक एट द ब्राइट साइड, एंड यू कैन एक्चुअली नेवर बिलीव व्हाट वंडर्स यू कैन डू, है ना। तो अश्विन के बारे में बोला जा रहा था कि कल उससे लेस नहीं बांधने जा रहे थे, ठीक है, झुक के, इतनी पीठ उसकी खराब थी। आज भी उसके रिब केज पे ऐसे ऐसे बाउंसर्स पड़ी हैं, बॉलें पड़ी हैं। तो मतलब लिटरली मैं बताऊं तो एक बॉल अगर कोई खा जाए तो मतलब पूरे दिन उसको उस पर इतना जोर से दर्द हो, उसके बाद इतनी बॉल खेलना, इट्स सो अमेजिंग, राइट। तो बच्चों, इससे इंस्पिरेशन लो, थोड़ा सा सीखो। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको इंस्पायर करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिकेट देखते रहे, नहीं, वो नहीं कह रहा मैं, दैट इज़ अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। बट हाँ, ऐसे लोगों से जो एक्चुअली कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब कुछ आपको सीखने को मिला, उससे आप ज़रूर इंस्पिरेशन ले सकते हो। हेलो एच ई, हेलो ए एम। सॉरी। सो यू नो स्टीव स्मिथ इज चीटर। नहीं नहीं बेटा, ऐसा ठीक है, अब सबसे गलतियां होती है, उसने मान ली और माफ़ी भी मांग ली, तो इट्स ओके, राइट। तो अब इसको इस तरह से बोलना तो अच्छा नहीं है, राइट। यू आर एन इंस्पिरेशन सर, थैंक यू आर यू, बट आई ट्राई माई बेस्ट, दैट्स इट। हाय के पी, हाय डी आर। सो आई स्टे एट जोधपुर एट माई होम टाउन, एंड तो बच्चों, अब हम जो है, आज का जो टॉपिक है बच्चों, वर्क बाय एनर्जी, उसको स्टार्ट करेंगे 1-2 मिनट में। इससे पहले आपसे ये पूछ लूँ कि क्या आपने वो 8 क्वेश्चन कर लिए जो आपको करने के लिए दिए थे मैंने? किसी को कुछ पूछना है क्या? क्योंकि मैं, मेरे हिसाब से वो काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मेंस लेवल के ही थे, और उनके सॉल्यूशंस भी बच्चों आपको, आई होप अब आप प्लेटफॉर्म पे काफ़ी मतलब यूज टू हो गए होगे, तो आपने देख भी लिए होंगे। तो इज देयर एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क, या एच ही शेड्यूल इसका मिल जाएगा, आप जाओ डैशबोर्ड पे, सब शेड्यूल है आपके सामने। बच्चों अगर 11th आपका बचा है और 12th हो चुका है, तो एटलीस्ट आप मेंस तो दे ही सकते हो बीए। मतलब आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट जो 11th के वो अच्छे करने चाहिए, इजी क्वेश्चंस आपसे हो जाएं, ये होप करना चाहिए। अगर आपने 11th बिल्कुल आपको आती नहीं है, और 12th अगर आपको अच्छी आती है, तो भी आप 60 to 70% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट इज फ्रॉम माई साइड। सो ठीक है। सो या आर एस, द इंटेंशन इज बच्चों की, अभी क्योंकि जेई मेंस आने वाला है, तो मैं उस हिसाब से आपको डीपीपी देता हूँ कि आपकी मेंस के लेवल की चीज़ें अच्छी हो जाए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आप किसी तरह की गलती ना करें। तो जब भी आप बच्चों डीपीपी भी करते हो, 8 क्वेश्चन करते हो ना, तो एक सेटिंग में करो। जैसे 20-25 मिनट का टाइमर लो,
उस 8 क्वेश्चन को फटाफट एक साथ करो, उनकी जो आंसर की है उसको लिख लो एंड देन चेक। ऐसा मत करो कि पहले आप एक क्वेश्चन कर रहे हो देन यू आर चेकिंग द की, फिर आप दूसरा कर रहे हो देन यू आर चेकिंग। उससे क्या है ना, वो टेम्पो नहीं बनता। कई बार हमें लगता है डीबीपी देखे सर ये तो इजी है तो मुझसे पूरा हो जाएगा, बट फिर जब आप आंसर की चेक करते हो तो उसमें भी एक दो गलतियां निकल जाती है, होती है ना, सोच के देखना इस बात को। तो अगर ये हमें रोकनी है, गलतियां अवॉइड करनी है, तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम पूरा जो अब अटेम्प्ट करें ना बच्चों क्वेश्चंस, उसी कंसंट्रेशन के साथ करें जिस कंसंट्रेशन से आप पहला सवाल अप्रोच करते हो। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों ये क्लास होगी इंग्लिश में, जैसे कि आपको पता ही है, हिंदी प्लस इंग्लिश, और थोड़ा बहुत जो टॉपिंग होती है वो अपन एनर्जी और एंटरटेनमेंट की करते रहते हैं। तो लेट्स गो ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ टुडेज लेसन। बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप फेमिलियर ही हैं, द टॉपिक नेम इज WPE and let's quickly go through the things which we need to remember or not। है ना, देख लेते हैं कि क्या। अच्छा, आपको मेरे बारे में तो पता ही है, घमंड तो है ही नहीं बिल्कुल भी, बाकी तो डिटेल्स हैं ही। और बच्चों लाइव क्लास बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू जॉइन द क्लासेस ऑन टाइम, अटेंड ऑल द क्लासेस, रिवाइज, बी पोलाइट, नेवर स्पैम एंड यूज माई डाउट्स सेक्शन, ठीक है। और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बच्चों, क्रोम फायरफॉक्स यूज करें, करेंटली नॉट सपोर्टिंग सफारी एंड एज, एंड्रॉइड वर्जन 6 के ऊपर, और अगर आपके पास अच्छी इंटरनेट स्पीड है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बच्चों लेट्स क्विकली गो ऑन टू द लेसन स्ट्रक्चर। तो जो हमारा वर्क पावर एनर्जी है बच्चों, इसमें हम वर्क, ऑब्वियसली एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पावर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स एंड कोलिजन, ये पूरा पार्ट डिस्कस करें तो इफेक्टिवली इट्स 1.5 चैप्टर्स, आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई वर्क पावर एनर्जी भी आ गया और सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का पार्ट भी सिग्निफिकेंट पार्ट आ गया, मोमेंटम एंड कोलिजन, ठीक है। सर विद दीज क्लासेस कैन आई डू एनी क्वेश्चन इन जेईई मेंस? तो बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट, है ना, देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर दैट हार्ड वर्क। तो मैं यहाँ पे आपके जो छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट्स काम के हैं वो डिस्कस कर लूंगा, क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे दोबारा मिल रहे हैं, आज एक और क्लास थी और मजा आया था उसमें भी बहुत, इसमें भी खूब मजा आएगा। तो बच्चों क्या है डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड हाउ डू वी से हाउ वर्क इज रिलेटेड टू एनर्जी? तो बच्चों इसमें वी कैन क्विकली डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बच्चों वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, जितने भी इस दुनिया में जिस तरह के फोर्सेज हैं उन सब का जो वर्क डन है वो क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, राइट। जो भी जिस बॉडी पे वो फोर्सेज लग रहे हैं और वर्क आ रहा है, तो दैट डेल्टा के रिप्रेजेंट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, वर्क को हम फॉर्मूले के थ्रू कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, वो भी देख लें। तो वर्क होता है बच्चों फॉर एनी फोर्स दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ F.dr, राइट। इसमें इस फॉर्मूले में बच्चों कोई अजम्पशन नहीं है, तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, राइट। और ये जो फॉर्मूला है बच्चों, इसमें कई बार क्या होता है बच्चे खुश हो जाते हैं कि है ना सर हमें तो वो वाला चाहिए सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों वो भी आएगा, बट उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप यूज कर रहे हो फॉर्मूला, या Fx cos थीटा लिख रहे हो उसे, तो ये तभी एप्लीकेबल है जब फोर्स जो है दैट इज कांस्टेंट, ओनली देन दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। अगर आपने बाकी जगह भी लगा दिया तो आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम ये भी बोल सकते हैं सर छोटी क्लास में तो सर ऐसा बोला गया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये तब होगा जब आप ऐसा कुछ लिख सको कि बच्चों Fx cos थीटा को सर आप F इंटू एक्स बोल दो, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लिख दो, तो फिर वहां पे थीटा भी 0 है, फोर्स जो है वो वहां पे कांस्टेंट है, राइट। तो बच्चों प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट वी आर डिस्कसिंग, है ना, स्टॉप रिपीटिंग योर मैसेजेस। तो फटाफट कॉन्सेंट्रेट करें, इट विल बी अ फन फील्ड, है ना, मस्ती एनर्जी वाली क्लास। तो उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपन इस पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पे वर्क डन बाय कॉमन फोर्सेज में लेट अस टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट, स्प्रिंग, ठीक है, फ्रिक्शन, इनके वर्क डन क्या होंगे फोर्सेस के, उसको फटाफट डिस्कस करते हैं। तो बच्चों mg का वर्क डन कितना है? नाउ ब्यूटिफुली पुट बाय AK दैट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं। Fx cos थीटा का मतलब ये है। तो हमें पता है कि धरती में जो फोर्स लगा रही है हम पे वो कांस्टेंट है। अगर हम ग्राउंड पे जो बैठे हैं लोग और थोड़ा बहुत बिल्डिंग में चढ़ भी जाएं तो भी ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा mg, तो वो तो उतना ही लग रहा है। तो बच्चों हम क्या है ना, उस Fx cos थीटा को ऐसे बोल सकते हैं कि बच्चों ये जो फोर्स है अगर ये कांस्टेंट है तो x cos थीटा इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
राइट। तो बच्चों यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अगर मान लीजिए इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एच है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय एम जी क्या आ गया बच्चों, प्लस एम जी एच, एम जी एच है ना। तो ये पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, दैट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ एम जी, है ना। अगर अगेंस्ट होता तो माइनस आ जाता, मतलब आपने एक बॉल ली और उस बॉल को बच्चों आप थोड़ा सा है ना ऐसे लेके गए, ठीक है, या आपने ऐसे फेंक दिया हवा में और इस पाथ से वो यहाँ चली गई, और ये मान लीजिए हाइट जो है वो एच है। नाउ व्हाट इज वर्क डन बाय एम जी इन दैट केस, तो बच्चों आप इसमें बोल सकते हो कि भाई एम जी नीचे लग रहा है और mg की डायरेक्शन के अपोजिट की डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट बच्चों, दैट इज h, बट सिंस इट इज अपोजिट तो यहां पे आ जाएगा माइनस एम जी एच, एम जी एच, ठीक है। तो ये वर्क डन बाय एम जी रहेगा, और माइनस साइन इसलिए आ गया क्योंकि एम जी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पे कोई और भी पाथ होता है, ऐसे 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 घूम के वो पहुंच जाता है यहाँ पे, तो भी वर्क डन बाय एम जी वही रहता, माइनस एम जी एच। इसका मतलब बच्चों ये जो एम जी का वर्क डन है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन कि तुम कौन से पाथ से जा रहे हो। और ऐसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, फटाफट टाइप करके बताएं मैसेज बॉक्स में कि क्या होता है ऐसा फोर्स जिसमें वर्क डन बाय दैट फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलो, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट, ठीक है। क्या नाम होता है, फटाफट टाइप करें। ए के सही, एच एच बढ़िया, आर एस क्या बात है, डबल ए बहुत सही, अरे वाह, वी आर, आर जे, एन पी, क्या एकदम बाढ़ आ गई बच्चों। ऐसे फोर्स को हम नाम देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। जैसा आप बोले बच्चों, इंग्लिश है ना, बहुत अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लिंगो होते हैं, अपने जैसे जिसको बोलना है ना, फ्रीडम है। इंडिया में सब चलता है, ठीक है, इंडिया है तो सब चलता है। तो ये हो गया। अब बच्चों इसमें हम आए, बहुत बढ़िया शानदार, बी आर सी एच एस के डी आर पी पी, मजा आ गया है ना। अच्छा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पे आए बच्चों। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के वर्कडन में कई बार ऐसा होता है कि इंक्लाइन प्लेन है और आपने एक ब्लॉक ऐसे 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 जा रहा है, तो क्योंकि नॉर्मल काफ़ी बार मेजॉरिटी टाइम्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पे वर्कडन आ जाएगा बच्चों जीरो, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ केस ले लें जैसे लिफ्ट में है और फिर ब्लॉक जो है वो ऊपर जा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये जो बच्चों फोर्स है ना यहाँ पे जो नॉर्मल, इनफैक्ट ये नॉर्मल तब वर्क करेगा, ठीक है। मैंने आपसे पूछा नहीं, मैंने खुद ही बता दिया कि ऐसे सिचुएशंस में जब ब्लॉक जो है वो वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो जो ग्राउंड है उसका एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ फोर्स की डायरेक्शन में, देन दी वर्क डन बाय नॉर्मल कैन ऑल्सो कम। तो ये ध्यान रखना कि हर बार नॉर्मल का वर्क डन जीरो होता है इज इनकरेक्ट, ओके। सो जस्ट रिमेंबर, रिमेन फोकस्ड, नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। ऐसे ही वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है बच्चों, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय स्प्रिंग का, बट ये तब लगता है जब ये एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, कंप्रेशन, कंप्रेशन ऑब्लिक इलोंगेशन, ऑब्लिक इलोंगेशन फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब होता है नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो जब तुम नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग से एक्स खींचते हो या कंप्रेस करते हो तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तब क्या आता है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बच्चों मेरे को मतलब अब इसमें फ्रिक्शन बचता है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन आप निकाल सकते हो बच्चों को, ऐसी आफत वाली बात नहीं है। तो जैसा भी फ्रिक्शन लग रहा है, अगर वो मोशन के अपोजिट लग रहा है तो उसी हिसाब से फॉर्मूला लगा के निकाल देना, स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक, नॉन जीरो भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, तो वर्क डन कुछ भी हो सकता है उसमें, उसमें कोई लोड वाली चीज नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू जीरो एट मीन, बहुत सही बेटा, आर यू करेक्ट। एएम रिकॉर्डिंग सब मिलते हैं, व्यू पास लेक्चर्स पे जाना, उसमें तुम्हें आराम से रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। सब चीजों की रिकॉर्डिंग मिलती है, फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करें, प्लीज डू एसएन बच्चे, इंग्लिश ही यूज होगी, दिस इज द मैनर विच वी आर गोइंग टू टेक द लेक्चर्स, है ना। कॉम्बो ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ही रहेगा, प्लीज डोंट रिपीट दी मैसेजेस बच्चों, या क्विकली करें। जेई 2011 का क्वेश्चन है, फटाफट करें। इसमें स्प्रिंग फोर्स भी है, इसमें स्प्रिंग फोर्स भी है, सॉरी इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी है, और इसमें एक धक्का लग रहा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी है। तो एक बार खुद से करें, इसका करेक्ट आंसर लाएं, पहले कभी किया हो किसी जमाने में तो फिर से एक बार करें, देखें आपका सही आंसर आता है क्या, प्लीज ट्राई। डी आई सर, आई एम ए न्यू यूजर, वेरी गुड बेटा, वेल डन, गुड जॉब, अच्छा किया तुम यहाँ आ गए, है ना। चलो अब ट्राई करो, ये क्वेश्चन करो। हिंट ये है कि आपको इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, राइट। प्लीज ट्राई करो 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 जल्दी से बच्चों। टन 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 टन।
जल्दी से निकालें, जल्दी से निकालें, अच्छा आंसर आएगा। इट वोंट बी अ वेरी बैड आंसर, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा आंसर नहीं आएगा। इट विल बी अ गुड 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 नंबर, माइट बी इन डेसिमल, है ना, बट मतलब बहुत वियर्ड सा नहीं आना चाहिए। देखो ट्राई करो, धक्का दिया है तुमने ब्लॉक को, ठीक है, तो उससे उसकी कुछ वेलोसिटी आ गई। AK का आंसर भी आ गया, RU का भी आ गया, बट उसने क्वेश्चन मार्क लगाया, सो आई थिंक ही हिमसेल्फ इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ लग रहा है उसे। सर इम्पल्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है, ये छोड़ दे। ये मान लो कि कुछ यू स्पीड आ गई उसके पास। इम्पल्स मतलब तुमने धक्का दिया, इम्पल्स का मतलब वो सोच लिया अगर कैरम बोर्ड है ना तो उस पर स्ट्राइकर उसको तुम हिट कर रहे हो, बस वो इम्पल्स है। तो तुमने एकदम से उसको स्पीड दे दी। सर नॉट क्लियर शो क्वेश्चन, बेटा यही तो क्वेश्चन है RR, दिख तो रहा है, मुझे तो बहुत साफ साफ दिख रहा है ना। प्लीज चेक, प्लीज चेक। आई थिंक बच्चे अच्छा आंसर आएगा। RS से एक बार वापस से कैलकुलेशन चेक करो। अब देखो मैं इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, है ना, तो इसमें कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं बच्चों जो वर्क करेंगी? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन और कोई फोर्स। mg नॉर्मल तो बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उनका तो कोई वर्क डन है नहीं, है ना, लिख सकता हूं मैं, बट वर्क डन कुछ नहीं है। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब समझो क्या हो रहा है, शुरुआत में उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, जब धक्का दिया फाइनली जीरो हो गई, तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। अब बच्चों वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स अभी हमने पीछे लिखा है -12 kx², और ये पहले नेचुरल इन पे थी, और उसके बाद स्लाइड किया 0.06, तो ये हम रख देंगे x की जगह बाद में। फ्रिक्शन कितना होगा बच्चों से फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन लगेगा इसमें काइनेटिक, और वो लग जाएगा म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे बच्चों म्यू जो है वो हमें दिया है 0.1 नेगेटिव वर्क, क्योंकि ऑब्वियसली फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो ये बच्चों आ जाएगा -12 mU²। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो प्लीज सॉल्व करें, प्लीज सॉल्व करें। सर डीपीपी सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसमें बेटा डीपीपी में होता है कोड लिखा हुआ, तुम उसको सर्च करोगे ना प्रैक्टिस में तो मिल जाएगा। बाकी हम शुरुआत में एकदम डिस्कस करते हैं, शुरुआत में आया करो एकदम स्टार्टिंग ऑफ क्लास में। तो ये बच्चों जैसे ही हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखें क्या आता है। हाफ इंटू के इज 1, x² x दे रखा है 0.06 माइनस म्यू 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 दे रखा है 0.1, गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, तो ये हो जाएगा 1.8, चेक करते रहना, इज इक्वल टू और यहाँ माइनस साइन है ना, तो ये माइनस माइनस हटा ही देते हैं यार, माइनस अच्छे नहीं लगते ना, तो सब जगह ही प्लस हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे बच्चों प्लस हाफ m, तो ये हो जाएगा 0.09 इंटू U²। ठीक है, x भूल गया मैं, x भूल गया मैं, हाँ सॉरी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन में एक x भी आएगा, बिल्कुल सही बात है। और x जो होगा बच्चों वो 0.06 आ जाएगा, क्योंकि मैंने फोर्स लिखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दे देगा हमें, है ना, वर्क डन। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, अरे यार ये मीटर में है एक तो, और उसका स्क्वायर भी करना है, कुछ काटें यार। तो ये यहाँ पे बच्चों इसको थोड़ा सा कट करें, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 3/2, और इधर कितना आ गया ये 0.06 प्लस 0.18, तो 0.24 इंटू 2/3, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.16 का रूट, तो इसका आंसर आ गया 0.4। चेक करें, चेक करें, चेक करें। के ऑफ स्प्रिंग, के ऑफ स्प्रिंग दे रखा है बच्चों, ध्यान से पहला सवाल देखें। वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसा है, -12 kx²। स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट दे तो रखा है बच्चों, ध्यान से देखें, ध्यान से चेक करें, ठीक है, समझ में आ गया। यूनिट वगैरह सब वही है जो अपनी ऐसा यूनिट दिया ना, तो मीटर पर सेकंड में आ गया, ये कुछ और चेंज नहीं किया हमने, राइट, ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, कोई बात नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है ना, वो गलतियां ही नहीं करेगा कोई इंसान तो सीखेगा कैसे, तो होता रहता है ये। सर mg में g क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया यार, ध्यान से देखो। सर मेरे मॉक टेस्ट में करेक्ट तो ठीक होते हैं, बट इनकरेक्ट भी ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए स्कोर कम हो जाता है। तो BS ध्यान से कर, जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट हो वो कर, तुक्के कम मार, है ना। हाँ मैं एंड में बात करूंगा बेटा, जो भी एक्स्ट्रा बातें होती है ना, जो दिल से निकलने वाली बातें, और उसमें और बाकी कॉलेज वगैरह की भी बातें करूंगा एंड ऑफ सेशन में या स्टार्टिंग में, उसमें करता हूँ। अभी पहले ये टॉपिक खत्म करें हम, है ना, इस पे फोकस करो सब। तो स्पैम की जगह इस पे फोकस करो, जल्दी से देखो, प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट, चेक करो भाई क्या आ रहा है, फटाफट देखो। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म
and it accelerates by g/2 upwards, work done by normal force in time t। बच्चों ये देख लो, इसमें इक्वेशन आपको मिल जाएगी। जो बच्चों का ये पहला क्लास है, बहुत शुरुआत में आए हैं और मतलब उनको पता नहीं है उसके बारे में, तो बच्चे पीडीएफ अपलोड होती है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सो कॉन्सेंट्रेट करो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जब मैं लिख रहा होता हूँ ना तो उस वक्त सुनो उस पर। आप अपना कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट सुनते भी रहो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और फिर वो इक्वेशन बाद में आपको मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करें बच्चों फटाफट। बहुत कम रिस्पॉन्सेज आए हैं, सिर्फ 6-7 रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग 10 और आएंगे। फटाफट करें बच्चों, 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से करें। हाँ, बाकी चैप्टर्स भी होते रहेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जब अगला चैप्टर होगा डिस्कस तो उसका मिल जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है, कुछ ने सी भी निकाला है। ए के एनी हिंट? बेटा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल लो और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो नॉर्मल 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 कितना है यहाँ नॉर्मल? ये ऊपर लगा एन, नीचे लगा एम जी। तो बच्चों जब आप इसमें लिखोगे इक्वेशन तो ये बनेगा एन माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एन आ जाएगा 3 mg/2। अगर एन आ गया 3 mg/2 और ये ब्लॉक तो बच्चों ऊपर चला जाएगा एक्स डिस्टेंस, तो अगर हमें फोर्स की दिशा में ही डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो मजा आ जाए। और अगर मैं एक्स निकालू बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन से और यू बच्चों यहाँ पे है 0, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? हाफ ए टी स्क्वायर। एंड इफ आई जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एज g/2 एंड आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इन वर्क डन का फॉर्मूला, एंड व्हाई एम आई यूजिंग दिस फॉर्मूला? बिकॉज एन इज कांस्टेंट, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, द आंसर दैट आई विल गेट इज मैचिंग विद ऑप्शन। चेक करें कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 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 बी, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। अब सी क्यों आ रहा था बच्चों का? क्योंकि उन्होंने मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू नॉर्मल ले लिया और उसकी वजह से ऑप्शन सी भी मैच करा लिया। बच्चों ध्यान से करें, ऐसी गलतियां एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, ठीक है। मेंस में आप ऐसी गलतियां नहीं कर सकते, ध्यान रखना आगे से। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। आता रहेगा बेटा, डीसी जस्ट फॉलो द ऐप, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टास्क, बाकी आता रहेगा, वो अपडेट हो जाएगा, डोंट वरी। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का जो वर्क डन है, कंजर्वेटिव फोर्स में कोई भी पाथ ले लो तो वो इंडिपेंडेंट होता है ना। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। तो ये किस में होता है? कंजर्वेटिव में। और नॉन कंजर्वेटिव में क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट ऑन पाथ। तो इसका एग्जाम्पल क्या है नॉन कंजर्वेटिव का? फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स, ये सब नॉन कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल हो गए। और अपना जो भी डिस्कस किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव के पास। अब आपको मैं एक ब्रह्मास्त्र बताता हूँ, है ना। कई बार क्या होता है, जैसे अगर मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि सर मतलब हाउ टू चेक वेदर अ फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, तो बच्चों ये एक वेक्टर ऑपरेटर होता है, इसका क्रॉस कर दिया अगर हम फोर्स से, है ना, तो ये अगर 0 आ जाए, ठीक है, देन एफ इज कंजर्वेटिव, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कर्ल ऑफ एफ, या बाद में पढ़ोगे। तो मैंने ब्रह्मास्त्र इसलिए बोला क्योंकि एडवांस में भी आ सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। क्या होता है कई बार अगर मान लो अटक जाए कि इज दिस फोर्स कंजर्वेटिव, तो आप ये वेक्टर ऑपरेटर याद रख सकते हो। तो ये वेक्टर ऑपरेटर क्या होता है बच्चों? डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, है ना। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ समथिंग जिसके ऊपर लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये अपन, हाँ, फर्स्ट ईयर में आता है, ये फर्स्ट ईयर में आता है और ये हम डिस्कस करेंगे, इसको निकालना भी सीखेंगे, बट ये ब्रह्मास्त्र है, मतलब ये सीक्रेट चीज है, ठीक है। हाँ, तो ये हम रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल में डिस्कस करेंगे, जब आपको पोटेंशियल दिया और उससे फील्ड निकालना है, तो आप ये वेक्टर ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ये उल्टा डेल्टा है और प्यार से इसको डेल बोल देते हैं, ठीक है। चलो, तो इसको हम ध्यान रखें। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? ये अपन, मैंने बोला ना, कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी, अभी परेशान मत हो, इसको ध्यान रखना। ये एक ब्रह्मास्त्र है ना, हर जगह हर किसी को पता नहीं होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से, है ना, बचपन से क्या कि सर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। और वहां पे आपको एक फॉर्मूला रटवाया जाता है, mgh,
mgh, ठीक है। बट इसकी जो स्थापना हुई थी पोटेंशियल एनर्जी की, वो इसीलिए हुई थी कि जिससे कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन या रिप्रेजेंट कर पाए। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी, दैट डेल्टा यू विच इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज। ये इतनी इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि इसको आप भूल नहीं सकते, और इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जो भूल नहीं सकते वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको। ब्रह्मास्त्र की तरह ये सब चीज़ें यूज हो सकती हैं कभी भी। तो ये अगर आपको ध्यान है तो आप इजी हो जाओगे, सिंपल है, क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसी के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, सिंपल सी चीज़ है ना। तो यहाँ पे बच्चों जैसे ही आप बोलते हो कि भाई अच्छा ये ऐसे डिफाइन करना है, तो हम बोलेंगे कि अच्छा ओके, तो अगर मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या बोल दिया वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, कि ग्राउंड पे आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो, और एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स में क्या बोला हमने कि जब स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, x जीरो है, तो वहां पे u को जीरो मान लो। तो जब x खिंचा हुआ है या कंप्रेस्ड है, दोनों केस में, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट करने से क्या होता है कि अगर कोई भी फ्रिक्शन, ड्रैग, विस्कस फोर्स नहीं लग रहा, इफ नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग, देन यू कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हैज अ लिमिटेशन, कि वो तभी एप्लीकेबल है जब फ्रिक्शन नहीं है या उसका वर्क डन जीरो है। बट वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा एप्लीकेबल है ना। ये बात हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। वैसे पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता है तो हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले u इज इक्वल टू mgh, फेमस फॉर्मूला जो बचपन से आपको रटवाया जाता है, और u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग बता रहा है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बता रहा है। तो हम इधर लिख सकते हैं दैट सम ऑफ PE, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड KE इज मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी बोल दें, टोटल एनर्जी बोल दें, और टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट व्हेन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, है ना। एक्सटर्नल इंटरनल तो है ही नहीं, सिर्फ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो, मतलब नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन है तो आप वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, सिंपल सी बात। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप बिंदास लगाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि एक बॉल ड्रॉप किया, तो h हाइट थी बॉल की, ध्यान से फोकस करें, तो u यहां पे बच्चों है प्लस mgh, और ke जीरो है क्योंकि यहां पे बॉल की स्पीड जीरो है। बट जब बॉल गिर गई, ग्राउंड पे आ गई, तो u यहां पे जीरो हो गया, और जो ke है वो हो गया mgh, जो p था वो पूरा का पूरा ke में आ गया, है ना। वाई इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, ये क्या बोला मैंने, नेगेटिव है, मैंने कहा नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ये एक सेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन है जिससे कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल पाए, इसीलिए इस तरह से डिफाइन किया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव नहीं होता, माइनस ऑफ वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब बच्चों हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। प्लीज फोकस ऑन द टास्क। डेल्टा यू इज माइनस एफ डॉट डी आर, ये फॉर्मूला याद रखें सब। और अगर आपको फोर्स गिवन है तो आप डेल्टा यू निकाल सकते हो, और फोर्स क्या होगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। नाउ दिस इज अगेन दैट डेल ऑपरेटर आई वाज टॉकिंग अबाउट। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, है ना। मैं प्राइवेट चैट इसमें ओपन कर रहा हूँ, प्राइवेट वाला मोड ओपन कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार सुन लें, फिर मैं वापस से इसको पब्लिक पे ले आऊंगा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, अब कोई चैट नहीं कर पाएगा, ध्यान से सुने। तो ये जो वेक्टर ऑपरेटर है बच्चों, वो है डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। तो ये है बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो सपोज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, u मान लीजिए है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। तो बच्चों डेल u बाय डेल x क्या है, मतलब जब आप डेल इसके ऊपर लगाओगे तो इफेक्टिवली यहाँ पे डेल डॉट u जो है, डेल ऑन u, तो वो क्या हो जाएगा, डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल z। तो डेल u बाय डेल x कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना, इतना आसान है ना ये, इतना ज्यादा आसान कि आपको हंसी आ जाएगी एंड में। तो बच्चों आपको u को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में।
कीपिंग वाई एंड जेड कॉन्स्टेंट। तो क्या आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो कितना आ गया 2x, और वाई और जेड कांस्टेंट है बच्चों, तो ये बन गया 0। अब मेरे को निकालना है डेल यू बाय डेल वाई। ध्यान से सुनना बच्चों, अब यहाँ पे x कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, z भी कांस्टेंट है, तो ये बच जाएगा सिर्फ z, और डेल u बाय डेल z। तो बच्चों यहाँ x कांस्टेंट है, उड़ गया डिफरेंशिएशन में, y कांस्टेंट है, z की पावर 1 है, तो बचा सिर्फ y। तो आपका फोर्स वेक्टर क्या आ गया, -2x आई कैप -z j कैप -y k कैप। दिस इज द वे इन विच यू फाइंड फोर्स। और बच्चों यही सेम तरीका है फोर्स के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो पोटेंशियल से, ग्रेविटेशन चैप्टर में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, इसको सुन लें वापस से, जब अगर याद नहीं आता आपको भूल जाओ तो ये आपको अच्छे से ये समझा देगा। ऐसे ही इसको अप्लाई करना है आपको, जो पीछे एक फॉर्मूला आपको बताया था। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सेम फॉर्म है और ग्रेविटेशन में भी सेम फॉर्म है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आने से पहले वी कैन डिस्कस अ प्रॉब्लम। तो बच्चों इसको करें, प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज फटाफट जल्दी से सॉल्व करें। हाँ आर्यू, वहां पे भी इसी तरह के फॉर्म है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में इसी तरह के फॉर्म है। प्लीज कोशिश करें, जो मैंने समझाया उसको अप्लाई करें इसमें। समझो मेरी बात कि अगर ये फंस गया ना क्वेश्चन, तो ये बहुत जल्दी होंगे इस कॉन्सेप्ट पे। मल्टी चॉइस है, ये सिंगल चॉइस होना जरूरी नहीं है, हो सकता है एक आध ऑप्शन और भी सही हो। यू गिवन है और फोर्स निकालना है। अभी पीछे यही किया था मैंने, आपको जो फॉर्मूला बताया था, फोर्स निकालना है। प्लीज ट्राई। ए आ रहा है बहुत बच्चों का, अच्छी बात है, दिस इज करेक्ट। ए ऑब्वियसली आना चाहिए, ए तो आना ही चाहिए, मल्टी चॉइस है। बाकी ऑप्शंस भी चेक करें बच्चों। प्लीज चेक, प्लीज चेक, प्लीज चेक। देखिए फोर्स जो है, फोर्स दैट इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। तो यहां पे बच्चों डिफरेंशिएट करना है मुझे पार्शियली, तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो 3 बचेगा, वाई कांस्टेंट है तो उड़ गया, तो ये हो जाएगा -3 आई कैप, और माइनस साइन फ्री में आ रहा है बाहर, तो वो ध्यान रखेंगे हम। सिमिलरली -4 जे कैप। तो ये बच्चों है फोर्स वेक्टर, ये बच्चों है फोर्स वेक्टर। और ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन पूछा है और मास 1 किलो है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया -3 आई कैप -4 जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड बच्चों क्या आ गया एक्सेलरेशन का, 5। डेफिनेटली ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। टाइम व्हेन इट क्रॉसेस वाई एक्सिस इज t = 1 सेकेंड। अब सोचते हैं इसने चालू कहां से किया है, 6,4 से। तो बच्चों 6,4 यहां कहीं होगा, तो ये 6,4 है। अब y एक्सिस पास करने का मतलब है कि इधर कहीं, मतलब x कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाए, तो x कोऑर्डिनेट 6 है, डिस्प्लेसमेंट जो है इसका, उसको हम -6 हमें चाहिए, एक्सेलरेशन -3 है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इज इक्वल टू ut। अब u तो 0 है ना, स्टार्टिंग एट रेस्ट लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ एक्सेलरेशन अलोंग x इंटू टी स्क्वेयर, और इसको अगर मैं 6 से इक्वेट कर दूं तो t आ गया बच्चों 2 सेकेंड, -6 ना, क्योंकि पीछे की तरफ चाहिए, तो t आ गया 2 सेकेंड, बट इसने 1 सेकेंड दिया है, तो b गलत हो गया, b सही नहीं है। स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस वाई एक्सिस इज 10। प्लीज चेक करना c सही है क्या। तो अगर वो वाई एक्सिस क्रॉस कर रहा है बच्चों, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देता हूं 2 सेकेंड पे, तो क्या बनेगा ये, v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर, u वेक्टर कितना है हमारा 0, a वेक्टर ये है जो दे रखा है इंटू टी। तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड 5 है, अगर तो टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 10 आना ही है ना। तो ये जो है पक्का सी ऑप्शन सही है कि नहीं। इट क्रॉसेस वाई एक्सिस एट वाई इक्वल टू -8। अब बच्चों सोचें हम कि भाई y जो है अभी 4 पे है, वाई एक्सिस एट वाई इक्वल टू -8, तो हमें y कोऑर्डिनेट अगर चाहिए तो यहाँ पे 4 है पहले से, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना हो गया, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज
-4 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4, तो ये आ गया -8। तो बच्चों -8 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो शुरुआत उसने 4 से करी, तो कहाँ पे होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट, जरा बताएं मुझे, फटाफट टाइप करें, कहाँ पे होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट वाई के अलोंग -8 है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या -8 होगा? -8 नहीं होगा, क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, वी निकाल ले, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, तो a इंटू टी कर, तो ये -6 आई कैप -8 जे कैप आ जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड 10 है। क्या बात है यार, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट का मजा आ गया। 4 मीटर पे पहले से ही वाई है और फिर वो -8 जा रहा है, तो 4 -8 तो बच्चों -4 हुआ ना, तो इसीलिए ये जो डी ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग। ये समझ में आएगा भाई, क्लियर है क्या सबको? तो ये पक्का कर। अब मैं ये कहूंगा कि भाई इस एक क्वेश्चन से, ऑल्दो मल्टी चॉइस हो गया ना, तो इससे बहुत सारी लर्निंग्स मिल गई हमें। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको मैं सिंगल चॉइस ही कराऊंगी, नहीं नहीं, बट एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ क्लैरिटी बढ़ रही है दिमाग में, तो ये अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है हमें, ठीक है। हाँ, वेक्टर सम करना है, आ रही हो वेक्टर सम, यार अभी तक तुम ऐसी गलतियां करते हो हैं, बहुत गलत बात है। तो बच्चों इसमें लेट अस गो बैक नाउ टू इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम चलते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चों नेट फोर्स इज जीरो, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। अब हमने पढ़ लिया कि अगर एक ही पैरामीटर है बच्चों, एक्स वाई जेड नहीं, अब सिर्फ एक्स है, तो बच्चों फोर्स को मैं लिख सकता हूं -du/dx, तो ये भी जीरो हो गया बच्चों, है ना। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि du/dx जीरो है, राइट। अब बच्चों प्रॉब्लम ये आती है कई बार कि भाई हम ये कैसे पता करें स्टेबल है या अनस्टेबल है या न्यूट्रल है ना। तो इन तीनों में क्या अंतर है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, तो तीनों में du/dx जीरो है, ठीक है, तीनों में du/dx जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, बट क्या चीज अलग है, d2u/dx स्क्वायर, d2u/dx स्क्वायर क्या होगा बच्चों स्टेबल में, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, d2u/dx स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, स्टेबल में ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, फटाफट टाइप करके बताएं, देखिए अपने फंडे कितने आते हैं हमें, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, स्टेबल इक्विलिब्रियम याद है कि नहीं, देखें ग्रेटर भी आ गया, लेस भी आ गया, ग्रेटर भी आ गया, लेस भी आ गया। देखो तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो, अगर भूल जाते हो ना कभी कभी कि गड्ढे में पड़ी हुई बॉल बड़ी खुश रहेगी स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो इसका यू का फंक्शन अगर ऐसा है ना वर्सेस एक्स, तो इसमें स्लोप देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो d2u/dx स्क्वायर डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, अनस्टेबल में क्या होगा, लेस देन जीरो, ठीक है, और इसमें क्या होगा, इक्वल टू जीरो। तो ये भी हमें आना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती आपसे, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अब आते हैं हम वीसीएम पर। वीसीएम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना अपन के दिमाग में हिले हुए होते हैं इसको लेके, वो हमें ध्यान रखना है। क्या है वो बेसिक कॉन्सेप्ट? पहला बच्चों, अगर मैं हाफ सर्कल काट दूं उसमें, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, ये मैं अब म्यूट कर रहा हूं इसको, पब्लिक मोड से प्राइवेट मोड पे जा रहा हूं, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने बच्चों, अब ध्यान से सुने। अगर मैं इसको दो पार्ट में तोड़ दूं, एक लोअर हाफ और एक अपर हाफ, तो बच्चों लोअर हाफ में क्या होता है, इस लोअर हाफ में कभी भी अगर ये मास बॉब कभी भी होगा ना, तो यहाँ पे कहीं पे भी v जो है वो जीरो हो सकता है, बट t जो है वो जीरो कभी नहीं हो सकता, है ना। टेंशन कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, टेंशन कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, एक्सेप्ट द एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स वाला एक स्पेशल केस हो सकता है, बट अदरवाइज अगर हम इस रीजन में एक्सट्रीम पॉइंट्स को छोड़ दें तो टेंशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो आप, है ना। वेयर एज अगर हम ऊपर के हाफ की बात करें, अगर मान लीजिए आपने इतनी वेलोसिटी दी इसे कि ये ऊपर भी जा रही है, तो बच्चों ऊपर वाले हाफ में ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है जहां पे टी जीरो हो जाए, इज पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल है, एंड टी इज इक्वल टू जीरो विल बी बिफोर वी इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब यार ये टेंशन जीरो हो गया, मतलब रस्सी जो है ढीली हो सकती है, रस्सी जो है वो ऊपर जाते जाते ढीली हो सकती है सेकेंड हाफ में कहीं पर, है ना। और ये हमें ध्यान रखना है कि v जीरो होने से पहले t जीरो होगा। तो कंडीशन क्या होती है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ये रोप है, ये ध्यान रखेंगे हम, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट रोप। सो फॉर रोप, कंडीशन फॉर मास टू कंप्लीट VCM इज, यहां जो एक्सट्रीम पॉइंट है ऊपर, सबसे ऊपर जो एक्सट्रीम पॉइंट है, यहां पे क्या चीज जीरो हो जाए, t इज इक्वल टू जीरो, इज t इज इक्वल टू जीरो एट, सपोज ये b a है, इसको b बोल देते हैं, एट b। तो ये बच्चों हमें रट के ही रखना है, मतलब यू कैन नॉट एवर फॉरगेट इट, आप इसको कभी नहीं भूल सकते, आपको ये ध्यान रखना ही रखना है
कि अगर आप एक रस्सी से पकड़ी हुई बॉल को धक्का दे रहे हो तो एक्सट्रीम केस ये बैठता है कि सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाए। उसके हिसाब से यू मिनिमम जो आता है, यू मिनिमम टू कंप्लीट वीसीएम, ये भी पता होना चाहिए सबको, अगर नहीं पता है तो बड़ी स्ट्रेंज वाली बात है। कंप्लीट वीसीएम इज √5 GL, ठीक है, √5 GL। यहां इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए वी मिनिमम टू रीच सी इज √2 GL, है ना। तो √5 GL से ज्यादा दे दी स्पीड तो बिंदास पूरा सर्कल घूमेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। √2 GL से कम दे दी तो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करेगा ये बॉब। और अगर √2 GL से √5 GL के बीच में दे दिया तो जाएगा तो सही ऊपर, बट वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा सर्कल, बीच में रस्सी स्लैक होकर नीचे गिर जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो इस बात का हमें अच्छे से यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये आई होप सबको अब क्लियर हो गया, और ये हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, इसमें कुछ नहीं बोल सकते। यही कंडीशन रॉड के लिए सेम नहीं रहेगी। इफ दिस इज रॉड, तो रॉड में क्या शक्ति है बच्चों, वहां टेंशन, हाँ एल जो है वो लेंथ है बच्चों, ऑब्वियसली लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप। रॉड के केस में क्या बदल जाता है, रॉड जो है ना वो टेंशन और नॉर्मल वो दोनों दे सकता है, जो चाहिए इससे ले लो, है ना, दोनों दे सकता है, ठीक है। तो यहां पे ना टेंशन जब होगा जीरो तो वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंशन कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल में, ठीक है। तो यहां पे बच्चों कंडीशन जो होती है टू कंप्लीट वीसीएम इज, यहां पे बच्चों कंडीशन टू कंप्लीट वीसीएम इज दैट टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अगर ये ए है और ये बी है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी जीरो हो जाए, ठीक है। ये कंडीशन होगी रॉड में। तो बच्चों यहां पे जो वी मिनिमम आएगा ना एट बी, वो आ जाएगा √4 GL, 5 GL नहीं आता, √4 GL। और सी पॉइंट पे पहुंचने के लिए वी मिनिमम एट सी इज इक्वल टू √2 GL। याद रख लो यार, है ना, याद रख लो, ठीक है। ये ध्यान रख लिया तो अपना काम हो गया। इतना ध्यान रख लो कि ये तभी ढीला होगा रस्सी अगर √2 GL से √5 GL के बीच में वेलोसिटी दी हो इन केस ऑफ रोप। और रॉड कभी ढीला नहीं होता, रॉड में वो टेंशन की जगह नॉर्मल फोर्स दे देगा, वो अपने आप को दबने कभी नहीं देगा, शक्तिमान है वो, है ना। जैसे पावर, पावर देख, पावर का टॉपिक है और शक्तिमान वाली बातें कर रहे हैं हम। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज पावर टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। और टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर फोर्स वेक्टर डॉट विद वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले याद रख लो यार, अपनी कहानी खत्म है, ठीक है। हाँ अगर रेडियस आएगा तो रेडियस से बना लेंगे, कोई इशू नहीं है बच्चों। हाँ dw/dt उससे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसे भी निकाल दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला होगी तो मैं बचपन से रटवाया गया था, ये फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी या dw/dt, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, कोई दिक्कत नहीं है। करिए सवाल, लेट्स सी, चालू करें सवाल करना, फटाफट करें बच्चों, प्लीज करिए। एमएस मेरा 2 GB डेटा खत्म हो गई बेटा, कोई बात नहीं, है ना, मतलब अगली बार थोड़ा ज़्यादा डेटा करवा लेना रिचार्ज, हो सकता है तुमने और भी मतलब कहीं यूज़ कर लिया हो, बट मेरे हिसाब से एक क्लास में अभी इतना यूज़ हो नहीं रहा कि सबका कंज्यूम होकर ख़त्म हो जाए, तो है ना। डेटा आजकल वैसे तो यार सस्ता हो गया बहुत, मेरे टाइम में याद दिलाऊं, मेरे टाइम मतलब आपका टाइम भी होगा उस वक्त, 6-7 साल पहले 1 GB डेटा आता था 250 रुपये में। कैन यू बिलीव इट, 1 GB डेटा वॉज 250 रुपीज़ एंड दी आई थिंक रिचार्ज वैलिडिटी वॉज 1 मंथ। एक महीने में 1 GB डेटा होता था, जो आजकल एक दिन में लोग 4-5 GB निपटा रहे हैं, है ना। हाँ ओके, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू कैन बेसिकली टेक अप दी, वो जो प्लान होता है ना जिसमें डेटा एक्स्ट्रा मिल जाता है, वर्क फ्रॉम होम डेटा होता है, ऐसा कुछ आता है, तो वो वाला प्लान ले लो, बट हो जाएगा, मतलब दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, आजकल हो जाता है इंडिया में, ये मैनेज हो, डेटा का तो कोई इतना इशू नहीं है आजकल आई थिंक। अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड शो ऑफ करना नहीं चूकते हम, हैं जिनके पास अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड है, शो ऑफ नहीं शो ऑफ करना नहीं चूकते, सही है, वैसे अच्छी बात है यार, अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड हर किसी के पास नहीं होता यार, सबका अपना अपना नसीब है ना। अब ऐसे ये चढ़ा रहा है कि अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड है मेरे पास, कोई नहीं बेटा, सबका हमारा टाइम भी आएगा, है ना, सबका टाइम आएगा। वॉट यू टेल इज इनफ फॉर मी, आई थिंक सो, मतलब एटलीस्ट मैं ब्रश अप कर रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स, बट उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से होने चाहिए वहां पे,
ब्रश करने का मतलब है जो आता है उसको रिवाइज करना, है ना, फॉर श्योर। जियो फाइबर जिंदाबाद, वेरी गुड वीजी। मेरे पास नहीं है तो क्या है बेटा तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। पहले ये डायलॉग बहुत चलते थे, पता है, हिंदी मूवीज के डायलॉग बहुत चलते थे कॉलेजेस में भी। अब तो क्या है, इतना वो आ गया है, अब ओटीटी कंटेंट और पता नहीं क्या देखते रहते हैं लोग, है ना, प्राइम और उस पे सब। तो पहले ये सब बहुत होता था, मूवी आती थी वेट होता था कि मूवी आएगी। अब वो भी नहीं रहा। जैसे कोई मूवी आती है तो पता भी नहीं चलता कब आ गई कब निकल गई, कहाँ आती है, क्या चलता है, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है। आ, नहीं ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। स्पीड स्लो की वजह से वो हो जाता है। हाँ होता है, कहीं कहीं जगह, कुछ कुछ जगह स्पीड कम आती है, कुछ कुछ जगह तेज आ जाती है। कोई नहीं। वैसे रात्रि के टाइम थोड़ा सा मे भी कम आती है स्पीड, हो सकता है, लोग बहुत फ्री रहते हैं ना रात को। हाँ ऐसे ही है, अब क्या करें यार। इज देयर एनी शॉर्टकट फॉर फिजिक्स टू रीड इन 1 मंथ एंड गेट इनटू एनआईटी? बेटा ऐसा कुछ होता तो सब लोग यही नहीं कर लेते। बट मेरे हिसाब से शॉर्टकट तब करो जब तुम सब कुछ कर लो, फिर शॉर्टकट पे जाओ, है ना। तो मे बी यू कैन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे बहुत आइडिया लग जाएगा आपको। दैट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, राइट। इस क्वेश्चन को डायमेंशन से कर सकते हो, कर सकते हो। अगर एक आध अलग, हाँ सब अलग अलग है तो उससे आ जाएगा। बट हाँ मतलब अगर नहीं कर पाओ, अगर नहीं होता तरीका तो कैसे करते? इंग्लिश में बतियाएं। बॉम्बे में सब बराबर चलता है। हाँ यार, बॉम्बे तो रिच सिटी है भाई। बॉम्बे तो वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड है। वो नॉट अबाउट इंडिया, बाहर के हिसाब से भी बहुत, है ना। तो वहाँ सर्विस नहीं देंगे तो कहाँ देंगे? ये तो है। बट लाइफ छोटी सिटीज़ में अच्छी है, नॉट नॉट बैड, राइट, है कि नहीं? मेरे हिसाब से छोटी सिटीज़ में सुकून से रहते होंगे लोग। 2G इन कश्मीर, बाप रे। 2G तो यार पता नहीं कब देखा था। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट रेडियस आर से मूव कर रहा है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के स्क्वायर आर टी स्क्वायर है बच्चों। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं हम, तो वी आ गया बच्चों के आर टी। बच्चों इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो मांग रहा है ना, ये पावर पूछ रहा है। सर गांव का रहन सहन बढ़िया होता है, ये तो मैं मानता हूँ। देखो मैं गांव में रहा नहीं हूँ, बट मैंने उसकी हवा तो एक्सपीरियंस की है थोड़े घंटे के लिए। तो मुझे 100% डिफरेंस दिखता है, मतलब वो तो है, मतलब पता नहीं क्यों। बट आई लव दी, बेसिकली जो फ्रेशनेस है, अच्छा है शहर के मुकाबले। सो लेट्स कमिंग ऑन, तुम लोग इमोशनल कर देते हो यार ऐसे बोल बोल के ना, कि सर गांव में, सर इधर, सर मेरे यहाँ घर पे ऐसा है वैसा है ना। कोई नहीं, लंबी चर्चा भी करेंगे जब टाइम होगा और वैसा वाला। तो के आर हो गया बच्चों डी वी बाई डी टी, और ये है बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अब हम सोचे बच्चों, एक है टेंजेंशियल और एक है रेडियल, तो इसमें से कौन पावर आउटपुट दे रहा है इसको? आप थोड़ा सोचें अब। वेलोसिटी जो है बच्चों वो टेंजेंट के अलॉन्ग है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये पैरेलल है यहाँ पे, और रेडियल के साथ 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली इसको पावर जो देगा बच्चों वो सिर्फ टेंजेंशियल देगा। तो अगर मैं फोर्स वेक्टर टेंजेंशियल इंटू वेलोसिटी का डॉट करूँ, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो फोर्स होता है बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज एम के आर, और वेलोसिटी हमने निकाली के आर टी। तो बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी, ये बी ऑप्शन आपको इसका सही आंसर दे देगा, है कि नहीं? रियली नेचुरल। कई बच्चों एकदम वो भी भावनाओं में बह गए। सर मेरे यहाँ आओ खेत में। ये थोड़ा सा सुनने में अलग सा लग रहा है बेटा, है ना। हाँ बट ठीक है, मतलब फॉर श्योर, वाई नॉट। फॉर श्योर। तो ये बच्चों था क्वेश्चन नंबर 3, एंड आई होप यू लव्ड इट। क्योंकि पावर है, पावर का फॉर्मूला याद रखो, और फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर तो है ही अपना, हमेशा सही आंसर देगा। एवरेज पावर पूछे तो वो भी आप यूज कर सकते हो। बचपन से जो आपको पढ़ाया जाता है ना पावर का फॉर्मूला, वो एवरेज पावर का है, ठीक है। हाँ वी डी वी करके इंटीग्रेशन कर ले, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ऑल्सो फाइन। जो भी करते हो वो सही करो, जो भी पकड़ के बैठे हो उसको सही से लगाओ, ठीक है। करिए ये सवाल नेक्स्ट। हाँ इसमें डायमेंशनल एनालिसिस भी चल जाता है ऐसे, बट तुम्हें तरीका भी पता होने चाहिए। नहीं तो अगर तुम बच्चों वी डी वी, मतलब उसमें फोर्स डॉट वी कर रहे हो, तो फोर्स को एम इंटू ए लिखो, और ए को लिखो वी डी वी, तो एक वी और मल्टीप्लाई होगा तो वी स्क्वायर डी वी आ जाएगा, है ना। इंस्टेंटेनियस पावर जो है, हाँ, तो उसमें एम इंटू ए इंटू वी, और फिर वी डी वी बाई डी एक्स, उस तरह के फंक्शन बनेंगे ना। हाँ बट देखो सिंपल, जो सिंपल तरीका है ना उसको समझो, एफ डॉट वी परफेक्ट है, बड़े प्यार से कर होता है, उससे आंसर आता है। और अगर तुम उसको अप्लाई कर दो हर बार, तुम्हें सही आंसर मिलेगा।
है ना। हमने तो देख लिया दुनिया भाई कितने कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पावर के क्वेश्चंस आपको ये दो फॉर्मूले से अपना काम हो जाएगा, आपको कभी संकट कभी नहीं पड़ेगी, संकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्वेश्चन इसमें बच्चों ये है कि एक बॉल है जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे थी, उसको धक्का दे दिया उसके दुश्मन ने तो वो नीचे गिरने लग गई, और फिर यहाँ पे जाके बच्चों इट इज़ लीविंग दी सर्कल। तो ये आपको एच निकालना है, एच निकालना है बेटा। बस चालू कर दे पढ़ना। कई बच्चे होता ही रहता है कि वो पूछते हैं कि सर हमने अभी तक तो कुछ नहीं किया, बट अब करेंगे तो हो जाएगा क्या? बस चालू कर दो। जब तक ऐसे ही सोचते रहोगे तब तक कैसे हो पाएगा? बस कर दो स्टार्ट। अब सोचो मत कि तब क्या होगा, अब क्या होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। करो तो सही, स्टार्ट कर दो, डोंट थिंक। ठीक है भाई, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले स्टार्ट करो, देखो क्या प्रोग्रेस है। ऐसे आप किसी से भी बोलोगे कि है ना सर मैं बस आज स्टार्ट कर दूंगा तो मेरा सब कुछ हो जाएगा क्या? तो आप अपने ख्वाबों की दुनिया में जाना चाह रहे हो, है ना। ड्रीम्स तो मैं भी देखता हूँ कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता इस कंट्री का, क्या मैं कितना कुछ कर लेता, है ना। तो ख्वाबों की दुनिया में जाने का कोई फायदा नहीं है। यू स्टार्ट विद योर एफर्ट्स, है ना। एफर्ट लगाओ, एफर्ट होना चाहिए। ये बच्चों एक सरफेस है, तो यहाँ पे कोई रस्सी वगैरह नहीं, दिस इज नॉट अ रोप, दिस इज जस्ट टू रिप्रेजेंट कि ये आर है। यहाँ पे कोई रोप नहीं है बच्चों। तो ये जब नीचे आ रहा है ना, तो इसके पास एक नॉर्मल ही है, इसको इसके साथ चिपकाने के लिए। तो जब ये कॉन्टैक्ट छोड़ देगा तो ये नॉर्मल जीरो हो जाएगा। सोच के देखें, नॉर्मल जीरो हो जाएगा। प्लीज अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। प्लीज ट्राई, कोशिश करें बच्चों, आना चाहिए यार ये। बहुत कम बच्चों का इसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये वाला पार्ट है कमज़ोर सा है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। उसमें भी कम रिस्पांस लग रहा था, आज भी कम है। वर्टिकल सर्कुलर सर्कुलर मोशन है ही वैसे ऐसा, थोड़ा टची सा रहता है ना। कई लोगों की बड़ी दुखी वाली भावनाएं और यादें जुड़ी हुई होती हैं, वो फिर उभर जाती हैं तो और दुख होता है। कितना वैरायटी मिल रहा है मुझे, बी सी और डी तीनों में ऐसा लग रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं। तो बच्चों देखें इसमें कि यहाँ पे जो बॉल है उसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो बच्चों ये एंगल थीटा मान लेता हूं। तो सिमेट्री की वजह से बच्चों यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ बड़े प्यार से कि जब ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट जीरो हो रहा है, तो ये एम जी का कॉन्टैक्ट सॉरी एम जी का कॉम्पोनेंट जो है ना बच्चों, वही इसको रेडियल फोर्स दे रहा है, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से बच्चों वी आ गया, एम कट गया हमारे पास, तो रूट जी आर कॉस थीटा। अब बच्चों मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एनर्जी तो कंजर्व्ड है, तो एनर्जी कंजर्व्ड है तो लॉस इन पीई, लॉस इन पी कितना है, एम जी इंटू। तो बच्चों ये वाली हाइट देखो कितनी है, यहाँ पे आर है तो दिस बिकम्स आर कॉस थीटा। ये टोटल आर है तो ये हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, दैट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। वी स्क्वायर कर दो तो जी आर कॉस थीटा आ गया। तो जी और आर कटा, जी और आर कटा, तो बच्चों एम भी कट गया। मजा आ गया यार, ये तो टू माइनस टू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और बड़ा प्यारा आंसर है जो देखते ही आपको कुछ कुछ होना चाहिए। क्या आपने इसको पहले कभी आते हुए देखा है, कॉस थीटा इक्वल टू 2/3? कुछ पुरानी यादें ताजा हुई क्या किसी की कि कॉस थीटा सर इक्वल टू 2/3? तो तब भी आता था, ये तो तब भी आता था, बहुत जगह आता है ना। तो जब भी आप एक बॉल को ऐसे छोड़ोगे तो ये कॉस थीटा इक्वल टू 2/3 पे ही अपना कॉन्टैक्ट छोड़ेगा। तो एच निकालना है बच्चों अपन को। तो एच क्या हो गया इसमें, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो ये कितना आ गया बच्चों, r/3। चेक करिए, तो अपना आंसर हो गया प्यारा सा ऑप्शन डी। वेलोसिटी बच्चों एनर्जी कंजर्व करके, लॉस इन पीई ये जो है टर्म, दिस इज लॉस इन पीई, लॉस इन पीई, दिस इज गेन इन केई, गेन इन केई। ठीक है, चलो कोई नहीं, आज लग गया ना याद रखना। अब कोई आइडिया नहीं था सर इसका, याद नहीं था, तो प्लीज याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। प्लीज याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ना। मैं हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नहीं बोलता, बट दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसका वैल्यू भी याद रखना। कोई भी बॉल को तुम ड्रॉप करो, रेडियस के इंडिपेंडेंट आ गया ना थीटा, तो थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। तो कोई भी स्फीयर हो उस पर वो जाएगा तो इस थीटा पे वो कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। प्लीज ट्राई करें। अगला सवाल अगेन इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करें, प्लीज ट्राई करें। बिल्कुल वीजी, दिस इज दी नॉर्मल स्पीड या क्रैश कोर्स है ये, हमें एक दिन में एक चैप्टर तो कम से कम कंप्लीट करना ही है।
तो मेरा कोशिश ये है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं, प्रैक्टिस करें सवालों की, सब कुछ इस क्लास में हो, है ना। तो ये ऑब्वियसली हमें मेंटेन करना है कि वी हैव टू डिस्कस डिसेंट इनफ ऑफ थिंग्स, क्योंकि हर चीज़ बहुत डिटेल में नहीं कर सकते हम, तो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी पकड़नी है और क्वेश्चंस भी करने हैं। प्लीज़ ट्राई। राइट राइट राइट, ग्रेट। और ये भी ध्यान रखें बच्चों की सब कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको डीपीपी जो है वो सॉरी जो नोट्स है वो मिल जाएंगे, है ना, ऑटो टाइप्ड मिल जाएंगे। और एपी आई थिंक लास्ट वीक से हमारी क्लासेस चालू हुई है, यू कैन गो थ्रू दी पास्ट रिकॉर्डिंग्स एज वेल। ओके, कोई नहीं बेटा, पीछे जाके वापस कर ले आज एमएस, है ना, मे बी वापस से इसको रिफ्रेश करने पे आपको बेटर मिल जाएगा। बट आई थिंक दिस डायग्राम इसमें क्या डायग्राम बनाऊं बेटा, इसमें कोई डायग्राम नहीं है, यही है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे रखा है और बोल रहे हैं कि किस वैल्यू ऑफ आर के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा एफर्ट लगा और टेस्ट दे, फिर टेस्ट के डिस्कशन होंगे ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रैटेजी लगाएं, कैसे इसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो एक जनरल स्ट्रैटेजी तो यही है कि अभी तो आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो, है ना, फिर टेस्ट क्लासेस अटेंड करो, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नाम से ही घंटी बज जानी चाहिए, इक्विलिब्रियम। तो डी यू बाई डी आर हैज़ टू बी जीरो, और इसको डिफ्रेंशिएट करना बाएं हाथ का खेल नहीं है, तो प्यार से जल्दबाजी में मत करें। तो आपको डी बाई डी आर ऑफ ए आर की पावर -12 माइनस बी आर की पावर -6 इक्वल टू जीरो करना है। और ये क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर फोर्स बिटवीन टू एटम्स है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों ये आर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो डिफ्रेंशिएट करो तो -12 ए आर की पावर -13 प्लस 6 बी आर की पावर -7 बराबर 0। तो बच्चों ये 12 उधर ले जाते हैं, और अच्छा ये तो कट ही रहा है, चलो 2 बचा इधर, तो b अपॉन आर की पावर 7 इज इक्वल टू 2a अपॉन आर की पावर 13। तो इधर काटाकुटी करें पावर्स की, तो आर की पावर 6 आ गया 2a बटा b, विच इम्प्लाइज आर इज, क्योंकि नेगेटिव रूट पॉसिबल नहीं है बच्चों, ये जो है नेगेटिव आर कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, सो वी आर ओनली टेकिंग द पॉजिटिव रूट, एंड दिस इज ऑब्वियसली द ओनली इक्विलिब्रियम पॉइंट विच वी गॉट, और यही हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम दे देगा। अब एक ही है यार पॉइंट, एक ही पॉइंट आया इक्विलिब्रियम का पॉजिटिव आर के लिए, तो फिर तो वही स्टेबल है भाई। अगर वो अनस्टेबल होता तो 2-4 आते, फिर अपन ढूंढते इसमें स्टेबल कौन सा है। तो यहाँ पे तो एक निकालो, खुश रहो। आप चेक कर सकते हो दूसरी बार करके, फिर पुट करके, बट यू जस्ट कैन कंफर्म कि हाँ यही है। अब इसमें क्या करना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कब होगा कंजर्व मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट when net external force on system is 0। ठीक है, तो जैसे ये बच्चों बॉम्ब है, ये फट गया, तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटा, एक्सटर्नली आपने कुछ भी नहीं किया, तो बच्चों इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अगर मान लीजिए 2 पार्ट में टूटा, एक पार्ट इधर चला गया v वेलोसिटी से, दूसरा पार्ट लेफ्ट में चला जाएगा v वेलोसिटी से, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम तो 0 ही इसको रखना है ना। हाँ, 6th रूट बेटा, बिल्कुल बिल्कुल 6th रूट, थैंक यू, है ना, 6 लगा दो यहाँ पे, दैट इज फाइन। तो यहाँ पे बच्चों अगर सेम पार्ट में टूट गया ना, तो मोमेंटम, नेट मोमेंटम 0 करने के लिए, रिकॉयल ऑफ गन, है ना, इस तरह के केसेस आपने सुने होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए, राइट। तो ये अपन ध्यान रखिए, सिंपल सी चीज़ है, कोई ऐसी आफत वाली बात नहीं है। आई होप ऑल ऑफ यू नो इट। वेरिएबल मास सिस्टम में क्या होता है, जैसे एक थ्रस्ट फोर्स होता है, थ्रस्ट फोर्स होता है v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, ये आपको याद रखना है एज अ फॉर्मूला। जैसे रॉकेट प्रोपल्शन होता है, तो रॉकेट जब ऊपर उड़ता है, तो मान लीजिए वो जा रहा है बच्चों v से, और बच्चों नीचे जो गैस निकल रही है, रॉकेट के नीचे जो एग्जॉस्ट निकल रहा है वो u से निकल रहा है। तो उस वक्त बच्चों जो रॉकेट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है ना, वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है v प्लस यू इंटू डी एम बाई डी टी, जो रेट से यहां पे मास एग्जिट कर रहा है। ठीक है यार बेटा, एक ही रूट आया ना, तो डबल डेरिवेटिव की क्या जरूरत है अब, है ना। तो यहां पे अब ये फॉर्मूला हम ध्यान रखें। तो अगर ये ऊपर v से जा रहा है, एग्जॉस्ट नीचे u से जा रहा है, तो आप एक तरह से इस पे बैठ के एग्जॉस्ट का रिलेटिव वेलोसिटी लिख रहे हो,
और कॉमन सेंस से आप लगा सकते हो थ्रस्ट फोर्स। डबल डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है जीएम, क्योंकि एक ही रूट आया है ना। हाँ, तो अब बच्चों यहाँ पे हम फोर्स का फॉर्मूला ध्यान रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट इफ इट कम्स। जनरली ऐसा बहुत पॉपुलर नहीं है, रॉकेट प्रोपल्शन आया ही नहीं है अभी तक, जब भी रिसेंट में, तो मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि, क्योंकि वेरिएबल मास जनरली थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, बट फिर भी आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, अगर आ जाए तो इसको अप्लाई कर देना, ठीक है। नाउ वी गो ऑन टू इम्पल्स। नाउ व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स को हम जनरली ना, मतलब इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, तो जे वेक्टर जो है बच्चों, दैट इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। और अगर हमें इम्पल्स को एक फॉर्मूले के थ्रू लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी या एफ डी टी, इस तरह से बोल सकते हो, है ना। इंग्लिश में ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाएगी, राइट। दिस इज नथिंग बट द इम्पल्स। इम्पल्स क्या बताऊं, थप्पड़ इज इम्पल्स। क्या बात है यार, ऐसे बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ना। बहुत जल्दी से झटका दिया, एक झटका सा आपने स्ट्राइकर को हिट किया, कैरम बोर्ड खेल रहे हो, स्ट्राइकर हिट किया, तो वो इम्पल्स है। याद क्या रखना है हमें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि टेंशन एंड फ्रिक्शन कैन प्रोवाइड इम्पल्स। झटका दे सकते हैं ये दोनों फोर्सेस, बट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स आर नॉन इंपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। ये दोनों कभी इंपल्स नहीं दे पाएंगे यार। ऐसा कभी देखा है आपको एकदम से फच करके नीचे की तरफ झटका लगाओ कि आज धरती माँ ने बोला नहीं आज तो तुझे नीचे खींच के ही रहूंगी? ऐसा नहीं होता है ना। झटका नहीं देती धरती माँ कभी, प्यार से गिराती है ना। तो वो रस्सी के साथ नहीं, रस्सी एकदम झट ऐसे फट से आप खींचोगे तो रस्सी झटका दे सकती है, राइट। कंसिडरिंग दैट, लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन। हाँ करो, क्वेश्चन नंबर 7 करो। 2015 में आया, फिर कोलिजन डिस्कस करेंगे इसके बाद। इन इलास्टिक, तो अभी रुक जाओ, कोलिजन ये करो, पहले ये करो। तुम्हारे पूर्वजों के जमाने का क्वेश्चन है ये बेटा, है ना, पूर्वजों के जमाने का, ठीक है। पूर्वजों के जमाने का क्वेश्चन है, प्लीज करें फटाफट। प्लीज डू प्लीज डू प्लीज डू, जल्दी से करें। पहले पढ़ना मुसीबत, फिर रिवाइज करना मुसीबत। अगर इतना ही आसान होता तो सब लोग आईआईटी में नहीं बैठ जाते, या सब लोग एनआईटी में नहीं बैठ जाते। तो मुश्किल तो बेटा है ही ना, अगर इतना ही आसान होता तो सबके सब बैठे होते आईआईटी में, है कि नहीं भाई। अब मतलब इंसान की वो होती है नेचर, जनरल नेचर होती है कि हमें चाहिए सब, बट मेहनत करने को हम तैयार नहीं है। तो भगवान ने ऐसा थोड़ी ना यार कि मतलब सबके लिए। अब इंडिया में सोचो आप, पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में, बच्चों की तो कमी है ही नहीं। आई थिंक हर दिन कुछ 50-60 हज़ार बच्चे पैदा होते हैं इंडिया में। तो आप सोच के देखो कि इंडिया में बच्चों की कमी नहीं है, तो ये बच्चे करेंगे क्या? कंपटीशन ही बढ़ाएंगे और क्या सबके लिए, है ना। हर साल मेरे टाइम पे शायद 2-3 लाख बच्चे देते थे जेई, वो बढ़ के आपके टाइम पे 13-14 लाख हो गए। एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है बच्चों, है ना। तो बच्चों की कमी इंडिया में है ही नहीं, इनफाइनाइट बच्चे हैं, इनफाइनाइट कॉम्पिटिशन है, तो बस यही चलता रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि आप मेहनत करें, क्योंकि यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता। जैसे न्यूजीलैंड टाइप कंट्री होता है जहाँ पे आपको पता है न्यूजीलैंड में जो शीप हैं वो लोगों से ज़्यादा हैं। द नंबर ऑफ शीप इन न्यूजीलैंड इज मोर देन द नंबर ऑफ पीपल। तो वहाँ पे सोच के देखो इंसानों की कितनी इज्जत होती है ना। तो यहाँ पे आपको अपनी मेहनत से ही चीज़ें लेनी पड़ेगी, राइट। बिल्कुल, तो मेहनत से कोई पीछा नहीं छुड़ाएगा, मेहनत से जी नहीं चुराएगा। ये सोच रहे हो फ्री में मिल जाए तो बेटा देन यू मस्ट बी बॉर्न, है ना, इन अंबानी फैमिली, है ना। फ्री में सब कुछ मिल जाए तो अंबानी फैमिली में पैदा होना अगले जन्म में, ठीक है। तो अभी तो जो हो गया सो हो गया। चलो, तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, बॉडी इनिशियली एट रेस्ट explodes and breaks into 3 fragments, 1:1:3. The 2 pieces of equal mass fly off perpendicular to each other. अब बच्चों फिर से ये क्या है ना, ये इनिशियली रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम 0 है। तो अब कुछ है ही नहीं बच्चों। एलॉन मस्क, वाह बेटा वाह, ही इज द रिचेस्ट पर्सन नाउ, राइट। तो फाइनल मोमेंटम भी 0 है। तो यहाँ 30 है बच्चों, यहाँ पे 30 है,
ये m है और ये भी m है, बट ये जो 3m है इसका क्या करें भाई? तो 3m बच्चों अगर मान लेते हैं हम v वेलोसिटी s की, तो हम टोटल मोमेंटम को यहाँ ज़ीरो बोल सकते हैं क्योंकि इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखें क्या लिखेंगे। इस पार्ट का जो मोमेंटम होगा वो लेफ्ट में है, तो माइनस आई कैप डायरेक्शन में आएगा, -m/30 आई कैप। फिर ये 30 ऊपर है तो ये आ जाएगा बच्चों +m/30 जे कैप। फिर बच्चों इसका जो मोमेंटम है वो हो गया 3m इंटू वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 0। एंड व्हेन यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि अब क्या करें सर, तो बच्चों करो इसको सॉल्व और देखो क्या आ रहा है आंसर। तो 10 आई कैप -10 जे कैप, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड आ रही है बच्चों वो आ गई मात्र 10√2 मीटर पर सेकेंड। कृपया चेक करें ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 45 डिग्री बना रहा है क्या? बहुत सारे बच्चों ने यार गलत भी दिया है, थोड़ा सा सरप्राइज हूँ मैं। काफ़ी सारे बच्चों ने सही भी दिया है, ऐसे MCVR। आई एम हैप्पी अबाउट दी एफर्ट, बट जिन बच्चों ने गलत किया यार प्लीज चेक। हाँ, दिस हैड टू बी सॉल्व्ड यार, ये करना था आपको, है ना, ये सही करना था। ठीक है, इसको भी करें, इसको भी करें, प्लीज सॉल्व, प्लीज सॉल्व, प्लीज सॉल्व। Two identical billiard balls are in contact on a table and third identical ball comes and hits। तो बच्चों उसके बाद वो कह रहा है वो वाली बॉल तो आ गई रेस्ट पे और दोनों बॉल भाग गई वी से। तो वी कितना होगा, वी कितना होगा? स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन विल बी हाउ मच? सी ऑप्शन NA, सी ऑप्शन KD, ऐसे USRS, इतनी सारी जनता सी ऑप्शन के साथ है। और कोई VRGM? क्या बात है यार, ढंग से सॉल्व करें बच्चों, ध्यान से करें बच्चों। वाई दिस सुना है आपने गाना वाई दिस कोलावरी दी? मैं जब कॉलेज में था तब आया था वो। आई थिंक काफी पुराना गाना है जितना मुझे ध्यान है, उसके बाद थोड़ा बहुत आया होगा। काफी प्यारा गाना है। ध्यान से करें सी वाली जनता, सी वाली जनता अब चेंज कर दिया ऐसा लग रहा है पाला, अब वो बी पे आ गए। तो बच्चों पहली बार में गलती क्यों हुई? हम ऐसी गलतियां कैसे कर सकते हैं? इतने सारे बच्चों ने यार, इतने सारे बच्चों ने, अगर मैं बोलते हैं आप तो ये टिक करके आने वाले थे। कितना बड़ा ब्लंडर है ये। सावधानी हटी दुर्घटना घटी बच्चों। कैसे कर सकते हो ऐसा भैया, कैसे कैसे? तो ये जो एंगल है बच्चों, दिस इज 30 नॉट 60। यहाँ पे जो तीनों सेंटर्स को आप ज्वाइन करेंगे, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल बट दिस वेलोसिटी इज अलोंग दी साइड, राइट? सो दिस हैज टू बी 30 and this is also 30। so when you will conserve momentum, and you have to because there is no external force for this complete system, so we can say this as v, और हमें v डैश चाहिए। तो अब हम लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो m इंटू वी इज इक्वल टू 2m इंटू वी डैश का cos 30। क्योंकि बच्चों x डायरेक्शन में मोमेंटम लिख रहा हूं मैं और y डायरेक्शन का मोमेंटम तो कैंसिल हो रहा है। आई एम रियली सरप्राइज कि इतने सारे बच्चों ने पहले मुझे गलत आंसर दिया। मतलब थोड़ा सा ध्यान रखवाना पड़ेगा आपको कोलिजन का, इसका मतलब आप गलतियां कर रहे हो कोलिजन में। और सिंपल है ये तो, क्या कोलिजन का इसमें ऐसा कुछ पंडा भी नहीं है, बट बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सबको? चेक कर लें, राइट? दिस इज द डायरेक्शन और उसका कंपोनेंट हमने एक्स के लॉन्ग लिया। अगर आपको उस तरीके से करना है जैसे हमने पीछे किया था, वैसे भी उससे भी सही आंसर आएगा, है ना? अच्छा, एक दूसरे का कॉपी कर रहे थे। ऐसे ही होता है। तो अब हम आते हैं बच्चों कोलिजन पे। तो कोलिजन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इम्पल्स, एक्सचेंज ऑफ इम्पल्स टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ इम्पल्स टेक्स प्लेस।
तो बच्चों यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि जब टाइप्स ऑफ कोलिजन इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो सब जनरल मतलब उस तरह का सेंस है। तो हम बोल सकते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ कोलिजन दो प्रकार के हम टाइप्स रखते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, है ना, बेसिस ऑफ एनर्जी लॉस। तो इसमें क्या प्रकार होते हैं बच्चों एनर्जी लॉस की वजह से? इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या अंतर है इसमें भाई? इलास्टिक में कोई एनर्जी लॉस नहीं है, परफेक्टली इन इलास्टिक में मैक्सिमम एनर्जी लॉस है, और इन इलास्टिक में उन दोनों के बीच में है। ये 30 डिग्री कैसा है बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल यार, उसमें एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इलास्टिक में बच्चों E1 होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आई होप सबको पता है, फिर मैं बता दूंगा। परफेक्टली इन इलास्टिक में E0 होता है, और इन इलास्टिक में E1 और 0 के बीच में होता है ना। और ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन, टाइप ऑफ कोलिजन, यहां पे एक हेड ऑन होता है एंड ऑब्लिक। तो हेड ऑन तो ये ऐसे हो ही गया कि भाई जैसे ही ये दोनों भिड़े तो इनका जो बच्चों कॉमन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी होनी चाहिए। इसी डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी। तब तो ये हुआ हेड ऑन। तो ये हेड ऑन है, ये जो फोटो दिखाई है आपको, ये हेड ऑन है, हेड वन नहीं, हेड ऑन, ठीक है। दूसरा जो तरीका है इसमें ऑब्लिक वाला, ऑब्लिक में क्या होता है बच्चों, ये अब जैसे इसको मैं थोड़ा सा बदलूं, तो सपोज एक बॉल ऐसे आ रही है और दूसरी बॉल ऐसे आ रही है, ठीक है। तो मान लो ये वेलोसिटी v है और ये भी वेलोसिटी v है। तो अब अगर मान लीजिए इसमें ध्यान से देखें, जब ये भिड़ेंगे तो बच्चों ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अब जो लाइन ऑफ इंपल्स है ना, जिस लाइन के अलोंग कॉमन नॉर्मल है, वो लाइन बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग होना जरूरी नहीं है इस बार। तो ये कैसा कोलिजन हो गया बच्चों? ऑब्लिक। अब आपको ये करना है, अगर आपको पता हो, मैं केसेस बता देता हूं। E=1 वाले जो होते हैं, E=1, जैसे कोलिजन में हम करते क्या है? मोमेंटम कंजर्व, और दूसरा E की इक्वेशन। तो E की इक्वेशन क्या होती है वो भी बता देता हूं यहां पे आपको। तो E जो है ना बच्चों, E कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, velocity of separation upon velocity of approach, velocity of approach। तो E के कुछ बच्चों मतलब एक केसेस बनते हैं कि भाई इलास्टिक कोलिजन है, अगर मास सेम है, हेड ऑन कोलिजन होता है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। तो ऑब्लिक में क्या करना है हमें? बस वेलोसिटी का अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट या लाइन ऑफ इंपल्स कंपोनेंट लेना है, और फिर उसके हिसाब से हमें इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करनी है। तो बच्चों मेरा आपसे एक सवाल है कि इसी ऑब्लिक कोलिजन में अगर E=1 हो, है ना, E=1 हो, और यहाँ पे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 ले लो और इसकी वेलोसिटी इनिशियल u ले लो, तो आपको बताना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉल्स आफ्टर कोलिजन। बताना जरा, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन कि भाई इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, रेस्ट पर है, तो ये रेस्ट पर है, और जो दूसरा बॉल आ रहा है उसकी वेलोसिटी जो है वो ऐसी है इस डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड है u, सेम रेडियस, सब कुछ सेम। तो भिड़ने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ये आपको निकालना है। E को आप यहां पे 1 कंसिडर कर सकते हो। प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। ऑब्लिक कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन का आंसर बताएं क्या होगा? दोनों सेम रेडियस के हैं, ये आपको गिवन है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर मूव करेंगे, सही बोल रहा है। एक रुक जाएगी दूसरी चल पड़ेगी, गलत बोल रहा है। हेलो, सही बोल रहा है, हेलो। हाउ टू कंजर्व मोमेंटम? तो बच्चों मोमेंटम तो इसमें कंजर्व्ड ही है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो तुम तो जो डायरेक्शन लेना है उसमें कंजर्व कर दो। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर के परपेंडिकुलर, सिर्फ उसी के अलोंग कंजर्व हो गया के? नहीं, ऐसा नहीं है, किसी भी लाइन के अलोंग ले लो।
बट उसमें फायदा हो जाता है, बस ये है कि लाइन जॉइनिंग सेंटर के अलॉन्ग लेने से थोड़ा फायदा हो जाता है। आरजे का क्वेश्चन मार्क भी है यू बाई टू के साथ बच्चों, तो इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो शायद। क्या दोनों की सेम स्पीड है यू बाई टू? जीएम बोल रहा है यू। काफी कमजोर है इसका मतलब, यहाँ पे लोग हैं इस पार्ट में। तो इसको ध्यान से डिस्कस करते हैं बच्चों, कि मैं इसकी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में ब्रेक करता हूं, एक लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, और इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो यहां पे आप देखिए, इधर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये आर है, यहाँ पे 2r है, तो ये जो एंगल होगा ना बच्चों की 30 होगा। तो मैं इधर फिर से बना रहा हूं, ध्यान से देखना। फोकस। तो इस वेलोसिटी के बच्चों हम दो टुकड़े कर रहे हैं, दो कंपोनेंट कर रहे हैं। एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट आएगा ऐसा। तो ये एंगल बच्चों हमें समझ में आ गया 30 है। तो जो यहाँ वाला कंपोनेंट होगा अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पल्स, वो हो जाएगा यू कॉस 30। तो ये आ जाएगा बच्चों u√3 u बटा 2। चेक करिए। और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो बच्चों हो जाएगा u साइन 30, दैट इज u/2। नाउ ई इज इक्वल टू 1 में जो केस बनता है ना, वो होता है वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है सेम मास वाली कोलिजन में। तो बच्चों ये वाली बॉल भाग जाएगी √3 u/2 से, और ये बॉल के पास यही वाली वेलोसिटी रह जाएगी u/2 से। तो फाइनली ये होगा सिचुएशन। ये समझ में आया क्या? वेलोसिटी इंटरचेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी इंटरचेंज होती है, ये केस होता है, बट इसमें ऐसा नहीं बोल सकते हम कि वेलोसिटी इंटरचेंज, क्योंकि वेलोसिटी इंटरचेंज का मतलब है कि उसके पास यू चली गई, इसके पास जीरो आ गई, ऐसा नहीं है। 30 डिग्री ऐसे हुआ बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो, ये आर है और ये डिस्टेंस 2r है, यहां से सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये 2r है। तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस एंगल नाउ, साइन थीटा आ जाएगा 1/2। मास एंड रेडियस अलग हो तो अलग क्वेश्चन है बेटा, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेट कर सकते हो आप, जैसे मास अलग हो गए, रेडियस अलग हो गए, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट आइडिया क्या है कि अलोंग द लाइन ऑफ इम्पल्स मोमेंटम कंजर्व कर और ई की इक्वेशन लिख दो, क्योंकि ई की इक्वेशन किसके अलोंग लिखते हैं हम? अलोंग लाइन ऑफ इम्पल्स। इसको हम अलोंग लाइन ऑफ इम्पल्स लिखते हैं, ठीक है। तो इसके अबाउट अगर आप लिखोगे ना तो आप सुकून में रहोगे। अगर आप इसके अलोंग नहीं लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसी के अलोंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आता है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आता है। एक क्वेश्चन करो आप वैसे, फिर एक इस पे वापस से एक और क्वेश्चन कराऊंगा, पहले ये करो, सेवेंथ प्रॉब्लम करो, प्लीज ट्राई। जे 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, है ना, प्लीज ट्राई। चमक गया ए, गुड। कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन पे और कर सकते हैं, व्हाट इफ मासेस आर डिफरेंट, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मोमेंटम कंजर्व कर देना और ई की इक्वेशन लिख देना, कोई इश्यू नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है मास अलग होने दो। बस आप वो इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते फिर आप, है ना। इंटरचेंज वाला जो है वो तभी लगेगा जब मास सेम हो, ठीक है। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। Sir, doesn't perfectly inelastic mean all the energy is lost? No, beta. SN, this is a wrong concept. Perfectly inelastic means that the maximum energy loss is there. तो जो मैक्सिमम पॉसिबल डिफॉर्मेशन हो सकता था ना उस सिस्टम में, वो हो जाएगा, तब उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक। इसका मतलब ये नहीं कि सारी एनर्जी लॉस हो गया। हिंट बेटा ये है कि थिंक अबाउट इट, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है चिपक गए, स्टिक कर गए, तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, वेलोसिटी वेक्टर सेम हो जाएगा, ठीक है। स्टिक कर गए। 48 तो बेटा ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा, 50 होगा, चेक कर बेटा वापस से एसएस। आई डोंट थिंक सो, 50 एग्जैक्ट तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, नहीं। प्लीज ट्राई।
बी ऑप्शन आ रहा है 56 ऐसे का। हो सकता है, माइट बी 44। और चेक करो, देखो क्या आ रहा है। हाँ, इन दोनों में से लग रहा है 56 और 44। इसने पूछा क्या है, परसेंटेज लॉस, है ना। प्लीज ट्राई एवरीबडी, एक और मिनट दे रहा हूं। आई थिंक सी नहीं होगा, मेरे हिसाब से ना सी नहीं होगा। डी बी में से हो रहा है। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने इस तरह क्वेश्चन आपको भी कराया था तो आपसे होना चाहिए था। m इंटू टू वी आई कैप इज हिट बाय अनदर पार्टिकल 2m इंटू वी जे कैप, और परफेक्टली इलास्टिक मतलब चिपक गए, तो टोटल मास हो गया बच्चों 3m इंटू वी वेक्टर। तो वी वेक्टर आ गया बच्चों यहाँ पे 2/3 वी आई कैप प्लस जे कैप, है कि नहीं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो क्या बन गया, 2√2v/3। ये चेक करें। तो अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये इसकी फाइनल स्पीड है सर, तो लॉस इन एनर्जी क्या है, लॉस इन एनर्जी, ये अपन तो क्या करते हैं ना, फाइनल निकाल लेते हैं और मतलब इनिशियल और फाइनल में कंपेयर कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। इनिशियल कितनी है, फाइनल कितनी है, उससे आंसर आ जाएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों, इनिशियल ये हो जाएगा हाफ इंटू इनिशियल मास जो है m, उसका स्पीड था 2v, और दूसरे वाले का मास 2m है, उसका स्पीड था v। तो ये कितना आ गया बच्चों, 4/2, 2 प्लस एक 3 3 mv²। ये आ गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल कितनी हो गई बच्चों, अब दोनों अगर मास टिक कर गए तो टोटल मास कितना हो गया सिस्टम का, 3m। तो हाफ इंटू 3m इंटू इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो बच्चों आ जाएगा 8v² बटा 3। तो ये आ गया बच्चों इनफैक्ट 9, 8v² बटा 9। तो दिस विल बी, आई थिंक 3 का फैक्टर कटा, 4/3 mv²। चेक करें ज़रा, तो 1.33 mv² आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, प्लीज चेक, प्लीज चेक, चेक करें, सही है। तो यहां पे अब देखो, तो इसने पूछा क्या, परसेंटेज लॉस। तो बच्चों ये सोचो आप कि कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का, अप्रोक्सीमेटली 1.67 दिख रहा है इससे। तो 1.67 लॉस हुआ 3 में से, तो 3 का आधा होता है 1.5, और 60% हो गया 1.8। तो 1.67 उन दोनों के बीच में है, तो 50 और 60 के बीच में होगा आंसर। तो आंसर हैज टू बी ऑप्शन बी। क्लियर है, ऑप्शन बी सही लग रहा है, ठीक है। चेक करें, समझ में आया क्या। हाँ, तो वैसे आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100, बट मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि यार इतना टाइम पास क्यों करें। अगर हमें 3 की टेबल आती है और थोड़ा परसेंटेजेस देखने आते हैं, भाई 3 जो है वो टोटल एनर्जी थी, और लॉस कितना हुआ, लॉस हो गया 1.67। तो 3 का क्या लगता है 1.67 है, हम आपके हैं कौन वाली स्टेज आ गई ना, कि हम आपके कितने हैं। तो 1.67 इज अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से 55%। क्यों, क्योंकि 50% ऑफ 3 इज 1.5, 60% ऑफ 3 इज 1.8, तो दोनों के बीच में आ गया। तो 55 के आसपास वाला नंबर देखो 56 है, तो ये ऑब्वियसली सही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको, चेक करें। नहीं, यही आएगा मेरे हिसाब से, सही है। अपन ने यहाँ तक तो कोई अजम्पशन ही नहीं लिया ना, तो आई थिंक दिस इज परफेक्ट, जो हमारा आंसर है दैट इज फाइन। तो बच्चों इसमें एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, और इम्पल्स का लेता हूँ इस बार सवाल। चेक करिए, क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे सपोज एक बॉल है जो कि फिक्स्ड है, यहाँ पे एक हिंज है ना, मतलब यहाँ पे रस्सी अटकी हुई है बेसिकली। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इस बॉल को आपने v स्पीड दी, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल टेबल, राइट, हॉरिजॉन्टल टेबल, कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू 0 है। तो बच्चों ये जब लंबी ये जाएगी आगे, तो अभी स्लैक है ना रोप, ये टाइट होगी। तो मान लीजिए कि ये जो लेंथ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है L, और रोप लेंथ को आप ले लो, रोप लेंथ इज 2L। सो यू हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ बॉल व्हेन रोप इज टाइट। जब रोप टाइट हो जाएगी तो स्पीड कितनी होगी बॉल की। सोच के देखे क्या समझाया मैंने, एक टेबल है,
नॉर्मल हॉरिजॉन्टल टेबल, उस पर एक रस्सी से बॉल कनेक्टेड है, यहाँ ओ जो पॉइंट ऑफ फिक्स है, तो आपने बॉल को हॉरिजॉन्टल स्पीड दी। अब वो रस्सी जो है वो 12 लेंथ की है, तो धीरे धीरे जब ये बॉल आगे जाएगी तो रस्सी जो है वो, उसको लगेगा कि जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, और एक टाइम आएगा जब ये 12 ही हो गया तो ये एकदम टाइट हो जाएगी, है ना, रस्सी टाइट हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि भाई उस वक्त अब टाइट होने के बाद जब झटका लगाएगा रस्सी तो इस बॉल की स्पीड कितनी होगी। वैसे जब तक टाइट नहीं होगी रस्सी तब तक ये बॉल सेम स्पीड से जा रही है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वही स्पीड रहेगी। बट जैसे ही झटका लगेगा रस्सी का, इम्पल्स लगा, तो उसके बाद बॉल की स्पीड कितनी है। ये आपका आज का आखिरी डिस्कशन वाला क्वेश्चन बना देते हैं इसको, ठीक है। सोच के बताएं, इम्पल्स, जल्दबाजी नहीं, सोच समझ के। ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट देयर इज अ बॉल विच इज which is fixed on a table at one point at O and it is given a linear speed V. So if this distance is L and at some point this rope will get tight, so once the rope is tight, then what is the speed of ball? Okay, what will be the speed of ball? So ऐसे बता रहा है V/2। और कोई आंसर या सबका V/2 आ रहा है, चेक करें। नहीं, एंगुलर मोमेंटम डिस्कस नहीं किया है बेटा, तो अभी उसका कोई हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं ले रहे। तो आप अभी जो भी आज हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे करें, चेक करें, प्लीज चेक बच्चों। रूट में आएगा 2V, बढ़ गया। अच्छा, केपी बोल रहा है V, रस्सी तोड़ ताड़ के निकल लेगी यार, मुझे कोई मतलब नहीं है, हिंज लगे तो लगे, कोई है ना कोई कहीं पे कुछ हो तो हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो चलेंगे V से। ऐसा जब रोप टाइट होगी ना तो एक इम्पल्स लगाएगी रोप, उसके बाद डेफिनेटली इस बॉल की जो स्पीड है बच्चों वो कम होगी, फॉर श्योर, देर इज नो डाउट अबाउट इट। प्लीज थोड़ा सा सोचो, 1 मिनट दे रहा हूं। और मैंने बहुत प्यारा एक ट्राइंगल बना दिया, एक तरह से आपको दिखना चाहिए वो राइट एंगल ट्राइंगल, फिर आपको सोचना चाहिए कि वो इम्पल्स का क्या काम होगा, वो क्या करेगा जो झटका लग रहा है बॉल पे, वॉट विल इट डू, वॉट विल इट ट्राई डूइंग, क्या कोशिश रहेगी उसकी। √2 V/2, √2V, क्या बात है यार, कितने वैरायटी के आंसर्स मिल रहे हैं। सर्कुलर मोशन होगा, ये तो सोच के लग रहा है। VR सही बोल रहा है, सर्कुलर मोशन तो है, ये तो सही है, बट आंसर क्या होगा। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मजा आएगा सोचने में। कि अगर ये बॉल बच्चों यहाँ पे जैसे पहुंचा ना, उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ने चलेगा तो रस्सी लंबी हो जाएगी 12 से, वो हो नहीं सकती, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक झटका लगेगा, एक इम्पल्स लगेगा। और वो इम्पल्स क्या करेगा, इसका मोमेंटम जो है बच्चों mv, उसके 2 कंपोनेंट कर रहा हूँ मैं। तो ये एंगल अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज लेंथ L, दिस इज 2L, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये आ गया mv cos 30, और यहाँ पे मोमेंटम है बच्चों mv sin 30। तो बच्चों ये जो इम्पल्स है ना, ये इस मोमेंटम को खा जाएगा, ये मोमेंटम हो गया इम्पल्स के नाम। क्यों? क्योंकि ये इम्पल्स का काम ही यही है, भाई वो जान ही नहीं देगा इस डायरेक्शन में बॉल को। तो अगर ये इम्पल्स इस मोमेंटम को खा गया तो बच्चों बचा क्या हमारे पास मोमेंटम, सिर्फ ये v sin थीटा वाला, MEV sin थीटा। तो ये अगर मोमेंटम बचा बॉल का और थीटा हमारा 30 है, तो ये बच गया mv/2, एंड देयरफॉर इसी डायरेक्शन में बॉल की स्पीड आ जाएगी अब v, जो भी होगी वो होगी v/2, और ये सर्कुलर मोशन फॉर श्योर करेगा। तो जिनका भी v/2 आंसर है वो सही था, और बहुत कम बच्चों का आया, बाकी कईयों का v/√2, v/√3, 2v, है ना, √2v, चुन चुन के आ रहे आंसर इस क्वेश्चन के। तो ये समझ में आया क्या बच्चों, मजेदार सा क्वेश्चन था। सोच के देखो, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, तो वो रस्सी की लेंथ लंबी होने नहीं देगा इम्पल्स, तो वो तुरंत उस मोमेंटम को गायब कर देगा, है ना। वेरी गुड MS, सही निकाला तुमने आंसर। तो अंत में यही होता है, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी कि भाई बच्चे सोचते हैं कि सर मतलब थोड़ा सा हो सकता है इजी इजी क्वेश्चन हो, है ना। होश उड़ गया यार, नहीं नहीं बच्चों, होश मत उड़ाओ, है ना, होश तो रखो अपने, होश उड़ा दोगे तो फिर क्या फायदा होगा। नहीं, अगर भाई देखो, हाँ एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व करके आ जाएगा आंसर इसका, आ जाएगा, है ना। नहीं, रॉन्ग नहीं है ऐसे, यू आर करेक्ट। इफ यू वांट टू अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यू कैन, because torque of that impulse about point O will be 0, so you can apply angular momentum conservation, you will get the same answer.
ठीक है, तो सही है बच्चों, समझ में आया, मजा आया आज। HSC एग्जाम को आ जाएगा बेटा नोटिफिकेशन तुम लोगों के पास, अब जब जिसके एग्जाम्स होंगे उसका नोटिफिकेशन ढूंढ लेना। तो बच्चों ये था आज का सेशन, और आई होप यू लाइक दिस सेशन. We try giving you as much inputs as possible in a single class. We know that your exams are near and we know that some of you might be feeling sleepy. एंग्लो मिंटम से भी समझा दूंगा, बट पहले रोटेशन में पढ़ा दूं एंग्लो मिंटम. एसएस के प्री बोर्ड्स हैं 2 दिन में, और एएस को मज़ा आ गया, ऐसे को भी मज़ा आ गया. तो हम यही चाहते हैं बच्चों कि आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दें कि आप थोड़ा सा पढ़ने में इंजॉय करें, ठीक है, पढ़ाई को लेकर भी उतना ही मोटिवेटेड रहे, राइट. पीयू मज़ा आ गया सर, सीएस पागल हो जाएंगे सर. नहीं होगे बेटा पागल, पागल हो जाओ तो पॉजिटिव वे में हो जाओ, है ना. डबल ए मज़ा तो मुझे भी बहुत आया, जेबी इज़ नाइस. तो जिन जिनको मज़ा आया बच्चों फटाफट हार्ट बना दो. हार्ट तुम लोग बहुत अच्छा बनाते हो, वो स्माइली देख के मुझे बड़ा मज़ा आ जाता है. और थैंक यू फॉर एवरीथिंग बच्चों. आई लाइक टीचिंग यू गाइज एज वेल, फैन ऑफ यू सर. थैंक यू बेटा एसके, थैंक यू पीपी, मज़ा आ गया. आरजे सर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स. थैंक यू वीआर, थैंक यू पीपी, समझ भी आया. थैंक यू आरजे, एमएस, एमसी, थैंक्स लॉर्ड. पीपी, केवी, क्या बात है. थैंक्स फॉर दोज ब्यूटीफुल हार्ट्स. लाल कलर के हार्ट बड़े अच्छे लगते हैं बेटा. लाल ही होता है ना बेटा, मतलब वो बाद में पता चला मुझे कि है ना ये ऐसे हार्ट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. सर पीसी से बट दिल से शुक्रिया अदा नहीं भेज सकता. कोई बात नहीं, थैंक यू, इतना बोल दिया तुमने तो मुझे उसमें ही मज़ा आ गया. थैंक्स अ लॉट बच्चों. 10:30 बज गई है और आप लोग अभी तक इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पे. आई रियली एंजॉयड दिस सेशन. लव यू गाइज, थैंक्स अ लॉट इतने सारे हार्ट्स और स्माइलीज भेजने के लिए. रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड वी ऑल विल डू इट टुगेदर. ओके, तो क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस अटेंड करो. और मुझे ऐसा पता नहीं गट फीलिंग है कि आधे से ज़्यादा पेपर तो इसी में से आ जाएगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं. थैंक्स अ लॉट बच्चों, मज़ा आ गया सर. एजी थैंक यू. जीएम सुपर क्लास सर, अरे अमेजिंग, इमोजी की बारिश हो गई आज तो. थैंक यू. टाइमर भी चल रहा है. एनजे हर तरह की स्माइली भेज दिए. एन गुड नाइट. थैंक्स अ लॉट बच्चों, मज़ा आ गया. अगली क्लास में मिलते हैं, तो तब तक के लिए गुड नाइट. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास ऑन, गेस करो, सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो उसके बाद फिर आएगा अपना डेडली रोटेशन. तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बच्चों. थैंक यू. सी एस थैंक यू. थैंक्स फॉर माई सॉन्ग. आज तक किसी ने तारीफ नहीं करी सॉन्ग की, मैं इसीलिए गाता रहता हूँ, है ना, कि कोई तारीफ करे कि मैं अच्छा गाता हूँ. थैंक यू पी यू IITian सर, लव यू फ्रॉम झारखंड. थैंक्स एन, थैंक यू डीआर, थैंक यू RR, थैंक्स. बाय बाय बाय. मज़ा आ गया यार, इतने सारे आज तो कमेंट्स मिल गए. इट हैज़ मेड माई डे एंड नाइट. थैंक यू. जाते जाते एक बार हो जाए. अरे यार बेटा, अब अगली क्लास में पूरे जोश के साथ क्लास के बीच में ही गाऊंगा. ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर. केवी गुड नाइट, बाय. अब कर देंगे सर जे क्रैक, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स व्हाट आई वांट. बाय बाय एसजी, बाय बाय. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.